जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 17 ऑफ 270 आर्ट चैलेंज एंड स्टार्ट कर रहे हैं यार सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो कि आप लोग को पता है क्या है। हम लोग यहाँ पर हेनरीज लॉ वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ऑल गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज इन अदर लिक्विड्स। टू अ ग्रेटर सोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ। तो ये सारे उन्होंने कुछ केसेस दिए हुए हैं, कार्बोरेटेड ड्रिंक्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये हम लोग को नहीं पता। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन ml that can be dissolved by 1 ml of liquid solvent at the temperature of the experiment at 1 atmospheric pressure। बहुत बड़े यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है और ये आप लोग के लिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ काम की भी नहीं है। The volume of the gas is measured at STP. Thus, if V is the volume of the gas dissolved, reducing to STP, V is the volume of the solvent and P is pressure of the gas in atmospheres, then the absorption coefficient alpha is equal to this। ठीक है, ये आप लोग को जनरली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। येस, पहली चीज़ है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो NH3 HCl, ठीक है, CO2, ये सारी चीज़ें आप लोग की बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है पानी के अंदर। सो जनरली द गैसेज विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, CO2 is more soluble in water than oxygen or hydrogen. The gases which react with the solvent possesses higher solubility, that is HCl, NH3 are very highly soluble. Oxygen, nitrogen and carbon dioxide are much more soluble in ethyl alcohol than in water at the same temperature and pressure. ये चीज़ बहुत important है बेटा। और टेम्परेचर, द सोल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये तो हम लोग ने बात करी है। एज द डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो याद करो डिसोल्यूशन क्या था? मिक्सिंग, है ना। डिसोल्यूशन का मतलब ये नहीं था कि सोल्यूशन टूट जाएगा। डिसोल्यूशन का मतलब था कि आप लोग का उसके अंदर जब वो डिजॉल्व होगा तब क्या होगा। तो डिजॉल्विंग वाला जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ बीकर, बबल्स ऑफ एयर आर फॉर्म्ड ऑन द साइड्स ऑफ द ग्लास बिफोर द वाटर बॉइल्स। तो साइड साइड पर आप लोगों ने चाय उबलती देखी है, तो चाय उबलती जब आपने देखी होगी तो साइड साइड पर पहले बबल्स बनते हैं, फिर बीच में उबाल आता है। ठीक है, as the temperature rises, the dissolved air molecules begins to boil out of the solution long before the water itself boil। तो ये चीज़ है, एयर सबसे पहले आप लोग की बॉयल होना चालू हो जाती है और वाटर तो आप लोग का बहुत बाद में आप लोग का स्टार्ट होता है बॉयल होना। सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर की बात करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ O2 गैस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये आप लोग को देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी घटती जा रही है। So the reduced solubility of molecular oxygen in hot water was has a direct bearing on thermal pollution, that is the heating of the environment, usually waterways to temperature that are harmful to its living inhabitants। तो हम लोग गर्म पानी अगर कहीं पर भी डाल देते हैं तो गर्म पानी की वजह से होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटी। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग ने बेसिकली गर्म पानी को कहाँ डाल दिया, कोई ऐसी वाटर बॉडी में जहाँ पर बाकी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, तो वहाँ पर उन लोग को दिक्कत होगी। फिर बात करते हैं बेटा प्रेशर के लिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन अ लिक्विड इज प्रेशर। पूरा एक्सप्लेन किया था बेटा एनसीईआरटी में। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज गिवन बाय हेनरीज लॉ विच स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। ठीक है, तो जो प्रेशर गैस के पार्टिकल्स ऊपर से लगा रहे हैं सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, so proportional to the pressure of the gas over the solution at a definite temperature, the solubility is taken as the mass of the gas dissolved per unit volume। Thus if m is the mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent and pressure is the and p is the pressure of the gas in equilibrium, so m is directly proportional to p, m is equal to kp, where k is a proportionality constant. When p is 1, m is equal to k, that is the solubility of the gas at unit pressure is equal to constant k. The value of k is different for each gas at a particular temperature. The magnitude of k depends upon the nature of the gas, nature of solvent, temperature and the unit of pressure. Equation 1 represents equation of straight line। यहाँ से हम लोग को ये तो पता लग रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। Figure 5.2 shows the variation of solubility of some gases against equilibrium pressure. The straight line graph shows the validity of Henry's law।
तो हम लोग को पता है प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू, चाहे हम लोग हेनरीज लॉ से लेते हैं, बेसिकली उससे बोला था प्रेशर जो अप्लाइड होता है दैट इज के इंटू और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास डिजॉल्व्ड। tan थीटा वन इज़ फॉर n2, ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। तो अगर मैं ये पॉइंट लूँ, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है और इसके लिए प्रेशर सेम है, लेकिन आप देखो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है, O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एट अ गिवन प्रेशर। सो इफ solubility of the gas is known at one particular pressure, then it can be calculated at other pressure using the following relation: m1 by m2 is equal to p1 by p2, where m1 is the solubility of the gas at pressure p1 and m2 is the solubility of the gas at pressure p2. When a mixture of two or more non-reacting gases is brought in contact with a solvent, each constituent gas dissolved in proportion to its own partial pressure. Henry's law ये होता है to can be applied to each individual gas independent of the presence of other gas. If we use the mole fraction of the gas in the solution as a measure of its solubility, so mole fraction of a gas in a solution is proportional to the partial pressure. तो ये आ जाता है हम लोग का आंसर बेटा, partial pressure is equal to kh into chi, where kh is called the Henry's law constant. Different gases have different values of kh at a definite temperature. तो यहाँ बस आप लोग को देख रहा है वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस विथ प्रेशर, ठीक है। तो tan थीटा वन ये तो एट अ गिवन प्रेशर आप लोग की सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आप लोग की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का वो पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा देखूँ वैल्यूज़ ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट से आप लोग को एक चीज़ पता क्या लग रही है कि जितना ज़्यादा आप लोग का बेटा के एच होगा, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली मेरा प्रेशर फिक्स हो जाएगा। अगर मेरा प्रेशर फिक्स हो गया और मेरी के एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी चाय की वैल्यू कम, क्योंकि प्रेशर को तो आपको कांस्टेंट बनाना है। तो लेट सपोज आपने के एच की वैल्यू 2 कर दी, प्रेशर की वैल्यू 1 चाहिए मुझे, तो आप लोग की सॉल्युबिलिटी हाफ हो जाएगी। और अगर आप लोग ने के एच की वैल्यू आधी कर दी तो आप लोग की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब जिसका के एच ज़्यादा वो कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग को बेटा एक ग्राफ पता लग रहा है कि He, H2, N2 और O2 का, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखती है कि बेटा हीलियम कम डिज़ोल्व होता है, इसलिए बेटा मैंने आप लोग को बोला था जब आप लोग ये बुक पढ़ोगे तो आप लोग को वो समझ में आ जाएगा क्यों वो ऑक्सीजन वाले टैंक में, याद करो जब हम लोग ने लिमिटेशंस वगैरह पढ़ी थी, वो एनोक्सिया एडेमा वो सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो बताया था हीलियम डलता है, हीलियम। सो हीलियम के एच उसका बहुत ज़्यादा है। सो फ्रॉम इक्वेशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट हायर इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। So limitation of Henry's law hold good if the following condition: the pressure is not too high, the temperature is not very low, the gas does not chemically combine with the solvent, the gas molecules do not either dissociate or associate in the solvent. In case the dissolved gas reacts with the solvent, higher solubilities can result. The solubility of ammonia in water is very high, क्योंकि जैसे ही आप उसको H2O के साथ रिएक्ट करवाते हो NH4OH बन जाता है। जैसे ही आप ये CO2 को H2O के साथ रिएक्ट करवाते हो कार्बोनेट, कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया बेटा, या आप बोल सकते हो कार्बोनिक एसिड। अनदर interesting example concerns the dissolution of oxygen in blood. Normally oxygen gas is only sparingly soluble in water, लेकिन its solubility in blood is abnormally high because of the high content of hemoglobin molecules which are eventually delivered to the tissue for the use of metabolism. तो hemoglobin और ऑक्सीजन उनकी एफिनिटी दिखाई है। ड्यू टू दिस प्रोसेस हेनरी लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। सो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ: सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर, तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है एट हाई ऑल्टीट्यूड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो which leads to low concentration of oxygen in blood of people living. So low concentration की वजह से एनोक्सिया हो सकता है, unable to think and act properly. वहीं पर बात करते हैं स्कूबा डाइवर्स की, तो वो लोग डीप चले जाते हैं। टू अवॉइड बेंड्स द टैंक ऑफ स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद 11.7% हीलियम. सो व्हेन द डाइवर्स कम अप देयर इज अ रिलीज ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेज एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ bubbles of nitrogen in our blood capillaries and hence there is painful sensation called bends. To avoid bends हम लोग scuba divers are filled with this much. तो आप लोग देख सकते हो कि gases are less soluble in aqueous solution of electrolyte than in pure water. It is ये तो चलो salt of effect है, बट आप लोग gases देखो कौन सी यूज़ हो रही है बेटा, ठीक है, कम soluble वाली gases.
अब बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, तो स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन अ सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज बॉटल्ड एट pressure of CO2 of 4 atm over the liquid at 25 degree Celsius. The Henry law constant for CO2 in water at this is this. तो कॉन्सेंट्रेशन आप लोग को निकाल लिए, आप लोग को प्रेशर पता है बेटा, ठीक है. हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट आप लोग को पता है. तो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था m/v इज इक्वल टू k इंटू पी, ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग का इसके अंदर लगेगा, ठीक है. अच्छा, अब मुझे कैसे पता मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो चाय वाला लगाना है, ये मास बाय वॉल्यूम वाला लगाना है. बेटा बहुत ही सिंपली आप लोग को बताऊंगा इसका सिंपल तरीका. ये देखो, ठीक है. क्या देखो, यूनिट देखो, मोल पर लीटर, लीटर एटीएम, मतलब एटीएम डिनोमिनेटर में आ रहा है, एटीएम से एटीएम कटवा दो तो मोल पर लीटर बच जाएगा. तो जो आप लोग को पूछे वो आ जाएगा. तो बेस्ट है जब सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, मैं हमेशा एक ही चीज़ सब लोग को बोलता हूँ कि भाई सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस को ऑलवेज ऑलवेज अटेम्प्ट विद यूनिट्स, ठीक है. The partial pressure of ethane over a saturated solution containing this gram of ethane is 1 bar. If the solution contains this much gram of ethane, then what shall be the partial pressure? तो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था, अगर आप लोग सीधा डिवाइड कर दोगे, ठीक है, मासेस को डिवाइड कर दो, प्रेशर पार्शियल प्रेशर को डिवाइड कर दो, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप लोग को मिल जाएगा. तो इतने पर इतना बार है तो इतने पर कितना होगा, ठीक है. डायरेक्टली वो है बेटा, यहाँ पर आप लोग का डायरेक्ट प्रपोर्शन वाली चीज़ है. अगर 6.56 10 की पावर -2 पे एक बार प्रेशर है तो इतने पे कितना होगा, तो मल्टीप्लाई होकर के डिवाइड बाय 6.56 हो जाएगा, ठीक है. चलो अब एक सेकेंड यार, गर्मी लग रही है. पहला क्वेश्चन है बेटा, 0.5 मोलर H2SO4 is diluted from 1 liter to 10 liter. Normality of the resulting solution is. तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम लोग ने बोला था, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ठीक है. H2SO4 का एन फैक्टर आप लोग का या वैलेंसी फैक्टर क्या है, 2 है. तो मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले मुझे मोलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी. पहले 1 लीटर था बेटा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगा लो. m1 इंटू 1 इज इक्वल टू m2 इंटू 10. तो m2 की वैल्यू 0.05 आ जाएगी मेरे हिसाब से. हाँ, इंटू 2 कर दो तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू 0.1 आ जाएगी. करेक्ट. बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजीली सॉल्व करो इस चीज़ को. नेक्स्ट, मोलर सोल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन. अच्छा, मोलर सोल्यूशन मीन 1 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ये रहा, ठीक है. द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ NaCl इन. यार ये वाले क्वेश्चन तुम लोग कर लेना ना, ये तो हम लोग ने इतने सारे किए हैं, ठीक है ना. कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं बताता हूँ, एक सेकेंड. मोलैरिटी कंटेनिंग दिस इन 500 ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूशन एंड हैविंग अ डेंसिटी. तो आप लोग को 500 ग्राम सोल्यूशन दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है, तो वॉल्यूम पता लग जाएगी, मोलैरिटी पता लग जाएगी, ठीक है. ठीक है, वॉल्यूम पता लग जाएगी पहले डेंसिटी और मास से, वॉल्यूम पता लग गई, वॉल्यूम और फिर NaCl है तो 58.5 से डिवाइड करके वो चीज़ निकाल लेना, मोल्स पता करके, ठीक है. 20 ml of 0.5 molar HCl is mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl. The molarity of the resulting solution is. तो ये भी बेटा बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और हम लोग ने पढ़ा था m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m रिजल्टेंट इंटू या जो m रिजल्ट या m टोटल इंटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है. तो m1v1 0.02 इंटू 0.5 प्लस m2v2 0.03 इंटू 0.3 इज इक्वल टू m जो मुझे निकालना है होल मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज़ 50 ml, ठीक है, दैट इज़ 0.05. तो वहाँ से आप लोग की वैल्यू आ जाएगी. दिमाग मुझे लगाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट. देखो ये बहुत ही बच्चों जैसे क्वेश्चन है इसलिए मुंह बोले हो रहे हैं. डेंसिटी दिया हुआ है ऑफ एसिटिक एसिड, मोलैलिटी ढूंढ लोगे तुम लोग. हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट, ये भी तुम लोग ढूंढ लोगे. फालतू क्वेश्चन, ठीक है. The hardness of water sample containing 0.002 mole of magnesium sulfate dissolved in a liter of water is expressed in. तो हार्डनेस बेटा जनरली ppm में एक्सप्रेस्ड होती है. तो अब वो मैं ppm में कैसे निकालूं ज़रा उसको ध्यान से देखो. मेरे पास 0.002 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है.
तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मेरे पास बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हो, अबे निकालना क्या है, अरे यार ये सब तो ठीक है, मैं अब इन्होंने हार्डनेस में यार CuSO4 को भी लिया है, नहीं यार छोड़ दो ये अभी के लिए, ठीक है, ये वाली चीज़ छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट दोनों ना, तो वो इसलिए उन्होंने वो चीज़ को 2 से लास्ट पे मल्टीप्लाई करा, छोड़ दो, कुछ इतना दिमाग मत लगाओ इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ दिस पोलर एसिड सोल्यूशन, ये हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन कंटेनिंग 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड टू 10 लीटर विद वाटर, व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का या तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कर दो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, अगर मैं मोलैरिटी इंटू एन करता हूँ तो कैसे आएगा आंसर वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोल्स आ गए, डिवाइडेड बाय 1 लीटर सोल्यूशन इनटू, ठीक है। अब व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, अब ये तो आप लोग का, ये जो आप लोग का आया है बेटा, ये क्या आया है पहले तो ये समझो, ये आप लोग का 1 लीटर सोल्यूशन की मोलैरिटी आई है, करेक्ट है। आंसर कितना आ गया बेटा, ध्यान से देखो, ये 980 बनेगा, ये आप लोग का 10 आ जाएगा। तो M1V1 की वैल्यू आप लोग M की वैल्यू बोल सकते हो 10 आ गई, नहीं मैंने 2 से मल्टीप्लाई, रुक जाओ, अभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये तो नॉर्मेलिटी डायरेक्टली निकाल दी मैंने पहले वाले के लिए ही, बट अभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोग को क्या निकालना है, मोलैरिटी पहले वाले के लिए निकालनी है। मैं फर्स्ट वाले के लिए M निकाल रहा हूँ, तो M क्या हो जाएगा बेटा, 490 डिवाइडेड बाय 98 होल डिवाइडेड बाय 1, आंसर 5 आ जाएगा। तो 5 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 1 लीटर इज इक्वल टू M2V2, M निकालना है इंटू 10 लीटर, तो M की वैल्यू आ गई बेटा 5/10, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन मतलब वैलेंसी दैट इज 2, तो 10 से 10 कैंसिल, आप लोग का 1 आंसर, ठीक है। अब ये मत बोलना वैलेंसी कैसे 2 आई बेटा, H2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, तो जितने कैटायन उतने एनायन आप लोग के बनते, तो इधर 2 बन रहे हैं। इन्होंने N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगाया, ठीक है, मैं भी पहले वही सोच रहा था, बट हम लोग मोलैरिटी जो आता है उसी से किया करो। 250 ml of Na2CO3 solution contains 2.65 gram of Na2CO3 डॉट, अच्छा Na2CO3 फुल स्टॉप है, 10 ml of this solution is added to X ml of water to obtain 0.001 molar Na2CO3 solution, the value of X is। तो ये भी बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। वापस वर्डिंग्स पर जाएंगे बेटा, 250 ml ऑफ Na2CO3 सोल्यूशन कंटेन्स 2.65 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। अच्छा जी, हम लोग को एक चीज़ पता है, Na2CO3 का मास कितना होता है, कार्बोनेट का मास होता है 60 और 96 होगा, नहीं याद है, मैंने यही गलती की थी, 60 + 46 इज 106। अब मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने यहाँ पर गलती की थी, याद करो तुम लोग को, अगर याद होगा तो सॉल्यूशंस के लेक्चर में हमने जब Na2CO3 NaHCO3 वाला क्वेश्चन किया था, तो सब कुछ सही करने के बाद कैलकुलेशन में मैंने इधर 96 लिख दिया था, है ना। तो देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ जब आप करते हो ना और आपको याद रहती है, तो आप वो दोबारा नहीं करोगे वो गलती, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बेटा मोलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, 250 ml दिया हुआ है, 2.65 दिया हुआ है, तो 2.65 मोलैरिटी अपनी कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 106 होल डिवाइडेड बाय 0.25। तो ये तो अब बेटा कैलकुलेट करके, इन्होंने कैलकुलेट किया, एक सेकेंड, हाँ इन्होंने भी कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू बेटा 0.1 आ रही है।
ठीक है. सो 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज एडेड टू x ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन 0.001 मोलर Na2CO3 सोल्यूशन. तो सिंपल सी बात है, ये बेटा इस वाला तरीका लग गया. M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M टोटल या M इक्वेलेंट इंटू V1 प्लस V2. ठीक है. तो इस टाइप का आप लोग का एक बेसिकली क्वेश्चन बन गया यहाँ से. ठीक है ना. तो पहले आप लोग के पास क्या था, 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन is added to x ml of water to obtain. अच्छा सिर्फ वाटर, अरे यार सिर्फ वाटर ही ऐड हुआ है उसके अंदर. मुझे लगा एक और पूरा का पूरा, ठीक है, सिर्फ वाटर ही ऐड हुआ है उसके अंदर. मुझे लगा एक पूरा मोलर सोल्यूशन ऐड हुआ है. चलो, सो 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, तो M1V1 0.1 इंटू 10 ml को मैं 10/1000 अभी के लिए लिख देता हूँ, और 0.1 को भी बेटा 1/10. अब से आदत डालो हर चीज़ फ्रैक्शन में लिख देगी फाइनल आंसर. ठीक है. टू ऑब्टेन, इसके अंदर आप लोग ने x ml ज़्यादा डाला, तो इनिशियल आप लोग के पास बेटा 10 ml था, लेकिन फाइनल आप लोग के पास सोल्यूशन में कितना ml होगा, 10 ml प्लस पानी का x ml. M2 कितना है, 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 प्लस x. अरे यार, ओ माय गॉड. हाँ, ml. तो 990 इज इक्वल टू आप लोग का x. तो x विल बी इक्वल टू 990 ml. ठीक है. मैं वही सोच रहा हूँ कैलकुलेशन कौन सी मिस्टेक हो गई. चलो, तो ये भी आप लोग का आसान क्वेश्चन. नेक्स्ट बेटा, द वॉल्यूम्स ऑफ 2 HCl सोल्यूशन A एंड B टू बी मिक्सिंग फॉर प्रिपेयरिंग 2 लीटर. तो आप लोग के पास एक की वॉल्यूम आप लोग की V1 है, एक की वॉल्यूम बेटा V2 है. ठीक है. तो फॉर्मूला लग जाएगा, नॉर्मल दिया हुआ है बेटा, तो या तो आप वो लगाओ N1V1 प्लस N2V2, बेस्ट है मोलैरिटी ढूंढ करके ही सब कुछ करो. द वॉल्यूम्स ऑफ 2 HCl सोल्यूशन. ठीक है. देखो HCl है तो आप लोग का सिंपल सी बात है, जो आप लोग का N फैक्टर है वो भी 1 ही है, तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. बेसिकली मोलैरिटी का ही फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं यहाँ पर हम लोग. तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M इक्वेलेंट इंटू V1 प्लस V2. ठीक है. तो फाइनल V1 प्लस V2 मुझे दिया हुआ है बेटा 2 लीटर इंटू, अच्छा जितनी नॉर्मेलिटी उतनी मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी टू N होता है, N यहाँ पर 1 है बेटा. तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा 0.2, 0.5 इंटू V1 प्लस 0.1 इंटू V2. यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 5V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 4, और V1 प्लस V2 बेटा एक बार 2 भी है हमारे पास, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो 4V1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर. V1 इज इक्वल टू हाफ. V1 इज हाफ लीटर और V2 इज 1.5 लीटर आएगा. ठीक है. ये ऑप्शन है, यस करेक्ट है. ठीक. चलो, तो ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, दैट इज राउट्स लॉ. वेरी गुड. सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का. व्हेन वन लिक्विड डिसॉल्व्स इन अनदर, the molecules of the solvent are caused to move apart so as to accommodate the solute molecules. Similarly, the solute molecules must also be separated so that they can take their place in the mixture. In both these processes, energy is required. Finally, as the solute and solvent molecules are brought together, energy is released because of the attractive forces between them. तो ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है बेटा. ठीक है.
ठीक है. Finally, as the solute and solvent molecules are brought together, energy is released because the attractive forces between them. When solute and solvent molecules are strongly attracted to each other, more energy is released in the final step. Three cases may arise under these circumstances. The overall dissolution process result either in evolution of heat or absorption of heat, or energy released in the final step is the same as the energy absorbed in the first two step, that is net change is zero. किस में था net change zero? आइडियल याद है? चलो ठीक है. चलो तो ये बेटा देखो इन्होंने 3 केसेस बनाए हुए. दैट इज़ लिक्विड्स दैट आर कम्प्लीटली मिसेबल, बेंजीन, टोलुइन, इथाइल अल्कोहल, वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन. ठीक है. लिक्विड्स विच आर पार्शियली मिसेबल, ईथर वाटर, फिनॉल वाटर, निकोटीन एंड वाटर. लिक्विड्स विच आर प्रैक्टिकली इमिसेबल, बेंजीन वाटर, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, बेंजीन एंड अल्कोहल. So miscible liquids form 3 types of solution which can be ideal or non-ideal. An ideal solution is one in which the molecules attract one another with equal force irrespective of their nature. Thus, a solution composed of two components A and B will be an ideal one if the forces between A and A, B and B should be the same. An ideal solution possesses the following characteristic. तो यही चीज़ बेटा होती है. A solution composed of two components A and B will be an ideal one जब आप लोग का A और A के बीच जो force है वही आप लोग का B और B के बीच force है. So volume change of mixing should be 0. So delta V mix will be 0. That is V solvent plus V solute will be always equal to V of solution. Heat change on mixing should be 0. तो यही चीज़ मैंने आप लोग को बोली थी. Heat is neither absorbed nor gained. ठीक है, nor evolved. ठीक है. देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो ये चीज़ हम लोग ने पढ़ी हुई है बेटा. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट गिव सोल्यूशन. ये देखो ये 3 आप लोग के केसेस है. ठीक है. ये तो नॉन आइडियल है क्या? डोंट टेल मी इन्होंने एक पेज ही गायब कर दिया. नहीं, अच्छा अरे ये तो केसेस लिख रहे हैं सारे के सारे. 1 2 3 4. ठीक है. और 3 there should be no chemical reaction between solvent and solute. Ideal solution must obey Raoult's law at all concentration. The following are some of the binary mixture which shows the property of ideal solution. benzene toluene. ये याद रखना है बेटा. NHexane एनेप्टेन. ठीक है. ये तो बहुत बार बोर्ड्स लेवल पर भी पूछा गया है. इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. ठीक है. मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ बेटा, याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, लास्ट के लेटर्स देख लिया करना. इन क्लोराइड क्लोराइड, एन ब्रोमाइड क्लोराइड. ठीक है. आइड. ठीक है. ये चीज़ याद रख लेना. चलो तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है यार, आ जाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सोल्यूशन एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा. जैसे आप लोग को याद है ना, क्लास 10th में लिखते थे किसकी डेफिनेशन में, ओम्स लॉ की डेफिनेशन में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. वैसे ही इसमें भी लिखना पड़ता है बेटा, क्योंकि अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो जाती है, प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा, वो सब. एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन. हम लोग को पता है. ठीक है. चलो लेट मिक्सचर बी प्रिपेयर्ड. ये हम लोग को पता है. पी एंड पी वी विद द पार्शियल प्रेशर, पी नॉट ए उनका प्योर स्टेट में होता है. मेन तो बेटा ये टेबल है. ठीक है. मेन तो ये पूरी की पूरी टेबल है. इस टेबल पर फटाफट से आते हैं बेटा. तो ये आप लोग का, तो हम लोग को पता ही है ये सारा प्रूफ क्या है. पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. दिस लॉ इन फैक्ट इज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर वेदर अ सोल्यूशन विल बी आइडियल और नॉट. Ideal solution obey Raoult's law at every range of concentration. Non-ideal solution will not obey. They show either positive or negative deviation from Raoult's law. For comparison between ideal and non-ideal solution, a table has been given, only binary this. So relation between Dalton's law and Raoult's law. So the composition of the vapor in equilibrium with the solution can be calculated applying Dalton's law of partial pressure. Let the mole fraction of vapor A and B be YA and YB respectively. ठीक है. ये किसके अंदर है बेटा, वेपर फेस के अंदर है. ठीक है. लेट पी एंड पी बी विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स ए एंड बी. तो पी ए इज़ द टोटल प्रेशर, तो रिस्पेक्टिवली, एंड टोटल प्रेशर इज पी. तो पी टाइम्स द अमाउंट ऑफ द मोल फ्रैक्शन, जो उतना उसका पार्ट है, विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द जो आप लोग का गैस है. तो ये हम लोग को पता है, हम लोग करते थे बेटा. P1 इज इक्वल टू
y1 इंटू पी टोटल, ठीक है। तो ये आप लोग का फॉर्मूला बनता है, दैट इज़ y1 इज इक्वल टू p1 अपॉन पी टोटल, ठीक है। So the vapor pressure of ethanol and methanol are this respectively. Ideal solutions formed at the same temperature by mixing 60 grams of ethanol, that is C2H5OH. कितना आया था अपना 62 ना, C2H5OH नहीं, C224 C2H5OH 46, ठीक है। तो वही है बेटा, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रहा, तुम लोग को ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। चलो उससे पहले बेटा थोड़ा सा एक बार ये पूरा का पूरा समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है, आइडियल, पॉजिटिव और नॉन आइडियल, ठीक है। पूरा समझाया तो था मैंने, ठीक है। मैंने तुम लोग को पूरा बताया था कैसे हीट देने से पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होंगे, उनके इंटरैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताया था, कौन उड़ जाएगा बेटा ये भी बताया था, तो उसकी वजह से क्या होगा ये भी पूरा बताया था, ठीक है। वो वाला प्लीज़ लेक्चर देख लेना, यहाँ पर तो मैं सिर्फ इन लोग की लाइन्स पढ़ने वाला हूँ और बताने वाला हूँ चीज़ें बस। Obey Raoult's law, delta H mix, neither heat is evolved nor absorbed during dissolution. Delta V mix is 0. Total volume of solution is equal to sum of the volumes of the components. So P is equal to this. A interaction, AB interaction, BB interaction should be same and AB are identical in shape and size. तो ये आप लोग का आइडियल सोल्यूशन होता है, ये आप लोग के केसेस दिए हुए हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, डू नॉट ओबे, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच जब ग्रेटर देन 0 होता है, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एंडोथर्मिक होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेल्टा वी मिक्स इज़ ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट चाहिए, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट चाहिए, पी ए प्लस पी बी विल बी ग्रेटर देन दिस। ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर देन ए एंड बी बी अट्रैक्टिव फोर्सेज ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कैरेक्टर। तो मैंने तुम लोग को पूरा का पूरा एक अपने दोस्त को बिठा करके वाला एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल से आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट लिख देना, मैं बता दूंगा एक और बार दूसरे लेक्चर में, क्योंकि अभी तो इसके क्वेश्चंस करने भी हैं। तो प्लीज़ जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो जितने कमेंट्स में लिखोगे उतना समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ इस बच्चे को नहीं समझ में आ रही, इसको एक और अच्छे से समझा दो। बाकी तो वो लेक्चर तुम देख सकते हो, ठीक है। हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि भाई अब सिंपली हीट को लेगा कि भाई बैलेंस कर दे चीज़ों को, ठीक है। ये आप लोग का देखो पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर आप लोग का ज़्यादा बन जाता है, और मैंने तुम लोग को ये भी बताया था ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, फुर फुर फुर, ठीक है। ये पूरा समझाया था बेटा। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है नेगेटिव डेविएशन के अंदर, ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस इज शुड बी ग्रेटर देन ए एंड ए बी, एंड वो दोनों फिर साथ में बैठ जाते हैं तो उनको उठाना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ है बेटा। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ कॉम्पोनेंट इज लोअर्ड, एस्केपिंग टेंडेंसी एस्केप इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। वही बोला, हीट किया, हीट एब्जॉर्ब किया, फुर, हीट एब्जॉर्ब किया, फुर। यहाँ पर हीट आप लोग की लिबरेट आउट होगी, ठीक है, शोइंग लोअर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये आप लोग के बेटा एग्जाम्पल है जो आपस में मिक्स नहीं होते, आप ऐसा बोल सकते हो, उस टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आते हैं। और ठीक है, बस आप लोग को ये थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। ये ग्राफ हम लोग को पूरा पता है, हम लोग ने पूरा बनाया भी है। ऑल राइट, ये क्वेश्चन बेटा टू लिक्विड्स, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन बेटा आजकल जेई में आ रहे हैं, तो एक बार कर लो। टू liquids A and B form an ideal solution. The vapor pressure of a solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is this. At the same temperature, if 1 more mole of B is added, ये याद है, इसमें हम लोग ने किस में किया था, NCERT के एक्सरसाइज में 18 ग्राम पानी इज़ मोर एडेड 2.8 किलो पास्कल 2.9 किलो पास्कल वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का इसमें क्वेश्चन है बेटा। आप लोग का मोल फ्रैक्शन में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बने थे हम लोग के उस टाइम पर भी, यहाँ पर भी वही बनेंगे। At the same temperature, 1 mole of B is more added to this, the vapor pressure of the solution increases by 10.
तो पहले था बेटा containing 1 mole of A and 3 mole of B. तो यहाँ से 1 mole of A अपॉन 3 मोल नहीं 1 + 3 moles of चाय निकाल लोगे तो चाय से P0 A इंटू चाय विल बी 1/4 एंड चाय B विल बी इक्वल टू 3/4 एंड द टोटल प्रेशर इज़ 550. और फिर अगर आप लोग का एक बढ़ जाता है B में, तो अगर आप लोग का एक B में बढ़ जाता है तो नीचे 1/5 हो जाएंगे, ऊपर दूसरे का 4/5 हो जाएगा और वो 550 का 560 हो जाएगा क्योंकि 10 mm ऑफ Hg से बढ़ रहा है. दो इक्वेशन दो वेरिएबल बेटा सॉल्व कर लेना. An aqueous solution containing 28% by mass of a liquid has a vapor pressure of this. Find the vapor pressure of the pure liquid A. ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी आप लोग को दिया हुआ है बेटा, ठीक है, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट देखना है. सॉल्वेंट आप लोग का पानी है, वेपर प्रेशर वाटर आप लोग को दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट आप लोग को दिया है. नहीं, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर. प्योर का निकालना है आप लोग को. अच्छा ये अरे यार 28% बाय मास वाली चीज़ आ गई. ये रुक जाओ, इसमें लगेगा बेटा सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है ना, पहले तो वो लगाना पड़ेगा. देखो, एन एक्वा सोल्यूशन कंटेन 28% बाय मास ऑफ अ लिक्विड ए, मोलर मास इज 140. तो 28% आप लोग का है, ठीक है, वो चीज़ आप लोग को अब समझनी पड़ेगी कितना है. तो 100 ग्राम के अंदर वो बोल रहा है बेसिकली 28 ग्राम है. ठीक है, 100 ग्राम के अंदर 28 ग्राम ये है. तो एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ अ लिक्विड. तो 100 ग्राम टोटल आप लोग का मास ऑफ सोल्यूशन है, जिसमें से 28 ग्राम ये है. तो आप लोग का कितना बचेगा बेटा, 72 ग्राम्स आप लोग का पानी हो जाएगा. ठीक है, पानी हो गया. और मोलर मास आप लोग को दिया है तो डिवाइड बाय 140 कर लेना इधर, तो आप लोग के पास मोल्स आ जाएंगे. इधर डिवाइड बाय 18 कर लेना, इसके मोल्स आ जाएंगे. काम ख़त्म. ठीक, उसके बाद तो बेटा बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, वो तो तुम कर ही लोगे. सब कुछ दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है टोटल, 150 दिया हुआ है पानी का, वो आप लोग को कैलकुलेट करना है. PA0. ठीक है. हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन. At this, the vapor pressures of the two liquids are this and this respectively. What will be the vapor pressure in bar of the mixture of 25 gram of heptane and 35 gram of octane? तो हेप्टेन का मास निकाल लेना, ऑक्टेन का मास निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, चाय निकाल लेना. चाहिए से P0A को मल्टीप्लाई करना, चाय B से P0B को मल्टीप्लाई करना, मेरा टोटल प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, चलो. So mole fraction of a component A in vapor phase is x1 and the mole fraction of component A in liquid mixture is x2. ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो हम लोग का बेसिकली x2 हो गया मेरा चाय और x1 हो गया बेटा y, है ना. तो ये चाय y1. देन P0A is equal to vapor pressure of pure. ठीक है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर इज. अरे यार, हम लोग को पता है बेटा P टोटल इंटू y1 इज इक्वल टू P1. P1 इज P1 नॉट चाय 1 इंटू P टोटल इंटू y1. हम लोग को क्या निकालना है, टोटल. P टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट चाय 1 मेरा x2 के इक्वल है बेटा. तो P1 नॉट मतलब PA नॉट इंटू x2 होल डिवाइड बाय मेरा y1 बेसिकली इक्वल है बेटा x1 के. तो आंसर ए ऑप्शन विल बी माय आंसर. ठीक है, तो ये भी बहुत, ये देखो इन्होंने एग्जांपल बहुत बेसिक दिए. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इज दिस, 2 मोल ऑफ लिक्विड ए, 3 मोल ऑफ लिक्विड बी आर मिक्सड. तो 2/5 3/5 कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा. द वेपर प्रेशर ऑफ अ सर्टेन प्योर लिक्विड इज दिस. When a solution of B is prepared in A at the same temperature, the vapor pressure is found to be 32. The mole fraction of A is. तो आप लोग के पास बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है. When a solution of B is prepared in A at the same temperature, the vapor pressure is found to be 32. तो वेपर प्रेशर, अब जब आप लोग ने एक सोल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर जो बना वो आप लोग का क्या बन गया बेटा,
आप लोग की उसका टोटल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का आप लोग के पास आ गया है। ठीक है, आप लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन, निकालना है आपको, प्योर का दिया हुआ था, सीधा डिवाइड मारो यार, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 100 ml of liquid A and 25 ml of liquid B are mixed to form a solution. Then the solution ideal beta delta H mix is equal to 0 आ रहा है, डेल्टा V mix, H mix नहीं, डेल्टा V mix 0 आ रहा है क्योंकि V सल्यूट प्लस V सॉल्वेंट शुड बी इक्वल टू V सॉल्यूशन आप लोग का आइडियल का केस होता है। The vapor pressure of pure benzene at 88 degrees Celsius is this, and that of toluene is this. Calculate the composition of benzene toluene mixture boiling at, अरे बाप रे बाप, अब इसमें एक डेटा नहीं गिवन है, अब इसमें एक डेटा नहीं गिवन है। देखो इन्होंने जो लॉजिक लगाया वो मैं पहले ही बता देता हूँ, और ये लॉजिक कभी कभी बेटा लगता है। तो आप लोग बेसिकली क्या करते हो, जो टोटल प्रेशर होता है ना, जो टोटल प्रेशर होता है, ध्यान देना इस बात को, जो टोटल प्रेशर होता है वो इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हो कि भाई दो चीज़ों को मिक्स कर दिया हमने, अब जो प्रेशर बन जाएगा वो एटमॉस्फेयर से बैलेंस ऑफ कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू जो सोल्यूशन का, क्योंकि ये वेसल में रख देते हैं जो कि ओपनड होती है, तो टोटल वेपर प्रेशर विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय द वेपर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भी ये चीज़ में 760 यहाँ पर लिया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, जेई में भी आया हुआ है, तो देख लेना। The total pressure of an ideal solution obtained by mixing 3 mole of A and 2 mole of B is 184 torr. What is the vapor pressure of pure B at the same temperature? Vapor pressure of pure, वो दिया हुआ है यार, चाय ढूंढ सकते हो, पी नॉट बस ढूंढना है। ठीक है, the mass of glucose that would be dissolved in 50 gram of water in order to produce the same lowering of vapor pressure as is produced by dissolving 1 gram of urea. तो अब बेटा क्योंकि ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोल रहा है तो अभी के लिए भूल जाओ, बाकी हम लोग को क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है तो लेट्स ट्राई इट आउट। ठीक है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। रिलेटिव लोअरिंग क्या था बेटा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू चाई टू। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ ग्लूकोज दैट वुड बी डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो x डिवाइडेड बाय 180 होल डिवाइडेड बाय 50 ग्राम वाटर, तो हम लोग सीधा 50/18 लेते हैं। क्यों, याद है, याद है, बोलना यार। हाँ, क्योंकि हम लोग मान के चलते थे कि चाय टू की वैल्यू आप लोग की सीधा नीचे वाले जो मोल्स होंगे वो नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल क्वांटिटी बनेगी। तो x/500 आ गया बेटा यहाँ से। अच्छा, ये आया अपने पास अभी। ठीक है, in order to produce the same lowering of vapor pressure as is produced by dissolving 1 gram of urea in the same quantity water. यूरिया क्या होता है बेटा, NH2CO NH2 या NH, एक सेकेंड, मास उसका 60 होता है जहाँ तक मुझे याद है, बस अब चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये कितना हो गया, 16 16 16 12, सही है। ये बेटा यूरिया का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना बेटा, NH2CO NH2। तो इज इक्वल टू आप लोग का क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 60/50 डिवाइडेड बाय 18, 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50 18, 10
x की वैल्यू बेटा 3 आ गई। ठीक है, तो ये भी आप लोग का हो गया बेटा ख़त्म। ठीक, तो ब्रेक लेते हैं एंड आगे बढ़ते हैं फिर। बट एक सेकेंड, थियोरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रुको मैं एक बार ये देख लेता हूँ ये सिलेबस में है भी या नहीं। नहीं है तो निकाल देंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं है, सीधे आइजियोट्रॉप पर आ जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। या देख लेते हैं, अब लिखा हुआ है तो देख लेता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ एंड फिर अकॉर्डिंगली विल डू दिस टॉपिक। अगर है तो ठीक है, वरना रहने देंगे, ठीक है। चलो ऑल राइट, अब देखो यार, थियोरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टॉपिक नहीं है, बट मैंने देखा कि इन्होंने वो एजियोट्रॉप्स वाली चीज़ को समझाया है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं यार इसके अंदर क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वन लिक्विड फ्रॉम अनदर लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स बाय डिस्टिलेशन इज टर्म्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तुमने बचपन में पढ़ा था। द इन्फॉर्मेशन वेदर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन और नॉट इज प्रोवाइडेड बाय द स्टडी ऑफ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम डायग्राम्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द सेपरेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेपर फेज हैज अ composition different from that of the boiling liquid mixture. The separation is possible only when the vapor phase has a composition different from that of boiling liquid mixture. तो liquid mixture और vapor phase में कुछ difference होना चाहिए, तभी ये चीज़ possible होता है. So liquid pair of type 1, that is ideal solution. The boiling temperature composition curves for liquid and vapor phase in the case of binary is shown like this. Suppose a solution of composition X is heated. When the temperature Tx is reached, the boiling will start. At this temperature, the vapor coming off from X will have the composition X1. Since X1 is richer in B than X, the composition of the residual liquid will become richer in A. Let the new composition be Y. This liquid cannot boil at temperature Tx, but will require higher temperature. The vapor coming off at temperature Ty will also be richer in B, as represented by Y1. Hence, the composition of the residue will again be enriched in A. Thus, if the process is allowed to continue, the boiling point of solution will go on increasing towards Ta, the boiling point of the pure liquid. At the same time, the solution becomes more and more rich in A. If the process is continued for a sufficiently long time, pure liquid A can be obtained. तो यहाँ पर उन्होंने बेटा बहुत ही सिंपली एक चीज़ को एक्सप्लेन किया. ऑब्वियसली जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड है वो थोड़ी सी अजीबो गरीब है, बट मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को सिंपली, अगर आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग के पास एक्स मिक्सचर का एक सोल्यूशन था. आप लोगों ने क्या किया, सोल्यूशन को हीट किया, ठीक है. एट दिस टेम्परेचर वेपर कमिंग ऑफ फ्रॉम एक्स, जो आप लोग का सोल्यूशन था उसमें से जो वेपर आ रहा था उसकी जो कॉम्पोजिशन उन्होंने मानी है वो उन्होंने Chi1 या X1 मानी है. अब उन्होंने क्या किया, जो आप लोग इधर से देख रहे हो, अब जो वेपराइज हो रहा है वो बोल रहा है कि धीरे 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 आप लोग को क्या मिल रहा है, बी अपने वेपर में जाए जा रहा है. सिंस X1 इज रिचर इन B, देन X द कॉम्पोजिशन ऑफ द रेसिडुअल लिक्विड विल बिकम रिचर इन A. तो आप लोग का B उड़ता जाएगा और आप लोग का A बचता जाएगा एंड हेंस आप लोग को लास्ट के अंदर प्योर उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है. इफ़ द प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, प्योर लिक्विड A कैन बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि B आप लोग का वेपराइज होता जाएगा. तो ये उन्होंने बताया. नाउ इफ द इनिशियल वेपर्स आर कंडेंस्ड, द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड विल हैव द कॉम्पोजिशन X1 एंड बॉइल्स एट टेम्परेचर Tz. एविडेंटली द डिस्टिलेशन इज रिचर इन B, क्योंकि आप लोग ने जितना भी पूरा उसको हवा में उबाला है, मतलब जो आप लोग ने उबाला है उसको, वो बेसिकली क्या हो गया, जो आप लोग का B आप लोग को एक्सट्रैक्ट हो गया, और जैसे जैसे B एक्सट्रैक्ट हुआ उसको धीरे धीरे अगर आप कंडेंस डाउन करोगे तो आप लोग को प्योर B मिल जाएगा, ठीक है. चलो, सो सोल्यूशन ऑफ टाइप 2. अब हम लोग बात करते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन की और नेगेटिव डेविएशन की. तो इसमें ऐसा क्या है, सोल्यूशन ऑफ टाइप 2 पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. द बॉइलिंग टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व्स फॉर द लिक्विड एंड वेपर फेजेस हैव बीन shown in figure 5.5. The two curves meet at a minimum point C, where the liquid and vapor phases have the same composition. The liquid mixture at point C will boil at constant temperature without undergoing any change in composition.
such a mixture which boils at constant temperature and distills over completely at the same temperature without any change in composition is called constant boiling mixture और azeotropic mixture। तो यही हम लोग ने डेफिनेशन बेटा एनसीईआरटी में भी पढ़ी थी, ठीक है, कि आप उन लोग को जब उबाल रहे हो तो दोनों चीज़ें आप लोग को मिल रही हैं और आप लोग कंडेंस भी कर रहे हो तो भी दोनों चीज़ें मिलेंगी, इसको azeotropic मिक्सचर कहते हैं। ये सेम डेफिनेशन हम लोग ने बोली थी जब आप लोग का वाई आप लोग का जो आप लोग के वाई क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन वाई था वेपर फेज में, और जब चाय इक्वल हो जाते हैं तो बेसिकली आप लोग को एजियोट्रोपिक मिक्सचर मिल जाता है। यही चीज़ हम लोग ने बात की थी एनसीईआरटी के अंदर। कंसिडर द डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन एक्स, द वेपर गिवन ऑफ एज द कंपोजिशन x1, द कंपोजिशन ऑफ रेसिडुअल लिक्विड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ए, इन द मीन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द डिस्टिलेट शिफ्ट टुवर्ड्स सी, अल्टीमेटली बाय रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन the mixture of composition C will be obtained as distillate and pure liquid A will be left as residue. It will never be possible to have pure B. तो ये उन्होंने यार ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है। हम लोग को बस ये देखो, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पोजिशन वाई इज डिस्टिल्ड द वेपर गिवन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ रेसिडुअल लिक्विड विल शिफ्ट टुवर्ड्स बी। ये देखो यार, देखो ये बहुत कुछ इसके अंदर समझा है, बेकार टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही बेकार लैंग्वेज है। इससे अच्छी लैंग्वेज हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ी है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाला पूरा का पूरा पार्ट एक और बार देख लेना बेटा वीडियो में, मैंने तुम लोग को अच्छे से समझाया है। ये उन्होंने बहुत ही गंदा समझाया है। हम लोग आगे बढ़ते बेटा, इससे अच्छा टाइम वेस्ट करने से तो बेटर ही है कि हम लोग इसको आगे बढ़े। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सो सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप आर मोस्ट कॉमन इन सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। द लिक्विड इज इनवेरिएबली referred to as solvent and solid dissolved in it as the solute. If a solute is added in small amounts at a time to a given amount of a solvent at a constant temperature with vigorous stirring of the solvent, after each addition a stage is reached when the added solute can no more disappear, goes into solution but remains undissolved. The solution is then to be saturated. A solution which remains in contact with undissolved solute is termed as saturated. It can also be defined as one in which equilibrium with the excess of solid at a particular temperature. तो आप लोग का जब सॉलिड की मात्रा जब बढ़ जाती है और वो डिजोल्व नहीं हो पाता तो वो सैचुरेटेड है। डेफिनेशंस मारो गोली बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, ठीक है, हम लोग को ये सारी चीज़ें पता है। सीधा आ जाओ बेटा, सोल्यूबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है। डिसोल्यूशन पार्टिकल ऑफ सोल्यूट लीविंग द सॉलिड एंड डिजॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। रिक्रिस्टलाइजेशन सोल्यूट पार्टिकल रिटर्निंग टू द सॉलिड फॉर्म। फिर लास्ट आता है बेटा, व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड एट अ हायर टेम्परेचर इज कूल्ड, इट गिव्स अ सोल्यूशन which contains usually more of solute than required for the saturated solution at that temperature. Such a solution is known as सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये चीज़ आप लोग की शायद एनसीईआरटी में रही थी, तो इसको बता देता हूँ। जब आप लोग एक बहुत हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट स्टडी की वजह से बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा सोल्यूट जब आप लोग ने मिक्स कर दिया था, तो जब आप उस सोल्यूट को सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्सचर को जब आप लोग कूल डाउन करते हो, मतलब आप लोग जब सोल्यूशन को कूल करते हो, ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना। आपने कांस्टेंट स्टरिंग पर एक ऐसा टाइम था कि भाई आप लोग हीट देते जा रहे हो और कांस्टेंट स्टरिंग पर सल्यूट मिलता जा रहा है। तो भाई जब वो घुल मिल गया तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सल्यूट घुल मिल गया था रैदर देन जो एक फिक्स टेम्परेचर पर घुलने मिलना था। तो अब क्योंकि बेटा वो बहुत ज़्यादा मिल गया है, बहुत ज़्यादा सल्यूट आपका घुल गया है सॉल्वेंट के अंदर, तो अब जब आप उसको कूल डाउन करोगे तो जो आप लोग को बेटा रेसिड्यू मिलेगा ना, मतलब जब कूल डाउन पर जो आप लोग को पार्टिकल्स मिलेंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स मिलेंगे, वो इतनी ज़्यादा मात्रा के मिलेंगे जितना आप अगर डिजोल्व करना चाहो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर उतना डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, मतलब सैचुरेशन से ऊपर वाला लेवल, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड लेवल, ठीक है। इट इज़ यूजुअली अनस्टेबल एंड चेंजेस टू सैचुरेटेड सोल्यूशन व्हेन एक्सेस ऑफ सोल्यूट कम्स आउट। The following factors influence the solubility: nature of solute, nature of solvent, temperature. The solute can be classified as ionic and non-ionic. The ionic solids consist of positively and negatively charged ions. It is the force of attraction between the ions, lattice energy, which opposes the tendency of a solute to dissolve. This force of attraction is different in different ionic solids depending on the charges present. The ionic solutes having high lattice energy like BaSO4 are less soluble, while those having less lattice energy have more solubility. अब ये lattice energy यार अभी के लिए बस याद रख लो, जिसकी लैटिस एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है,
वो आप लोग के कम सॉल्यूबल होते हैं। लैटिस एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था, याद करो अगर तुम लोग को याद है तो। आप लोग का एक पूरा का पूरा पैराग्राफ था NaCl की लैटिस एंथैल्पी के बारे में, उन्होंने पूरा समझाया था। और यही लैटिस एंथैल्पी तुम लोग का उसके अंदर भी था, चैप्टर 4 के अंदर, क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना, समझ में आती है ठीक है, नहीं आती है तो अभी के लिए छोड़ देना, क्योंकि उस पार्ट को पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा कि कैसे लैटिस आप लोग का फॉर्म होता है और वो क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, टूटना, ठीक है, लैटिस का टूटना है ना। सो कितनी एनर्जी उसमें लगती है। सो द आयंस आर सॉल्वेटेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज। ये भी पूरा बेटा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है सब कुछ। व्हेन द हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई द आयनिक सॉलिड इज मोर सोल्यूबल। मैंने इसके ऊपर एक वो भी बनाई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऊपर एक शॉर्ट भी, वो देख लेना। ठीक है, जब हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने बताया था Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज वो डिजॉल्व बहुत आराम से कर लेता है। ठीक है, मेनी नॉन आयनिक सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जनरली इफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बोथ आर पोलर बोथ नॉन पोलर, द सोल्युबिलिटी इज हाई। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आयनिक सॉलिड्स डिजॉल्व टू अ लार्जर एक्सटेंट। एक सेकेंड, so dielectric constant of water is 80 while that of methyl alcohol is 33.5. So solvent having a high dielectric constant as compared to solvent of low dielectric constant. तो ये बस बताया इन्होंने, solids dissolve to a larger extent in a solvent जब आप लोग का high dielectric constant हो as compared to solvent of low dielectric constant. So dielectric constant of water is 80, methyl alcohol is 33.5 and ionic solid therefore dissolves more readily in water देन इन मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि आप लोग की जो सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, बेंजीन हैज़ अ वेरी लो डाइलेक्ट्रिक ऑफ 2.3 एंड हेंस आयनिक सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन। तो ऊपर उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई थी, ठीक है, कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस चीज़ पर आप लोग का डिपेंड करता है। फॉर नॉन आयनिक सॉलिड द गाइडिंग प्रिंसिपल इज लाइक डिजॉल्व लाइक। इफ द सॉल्वेंट इज पोलर इट विल डिजॉल्व द पोलर सल्यूट एंड इफ इट इज़ नॉन पोलर इट विल डिजॉल्व द नॉन पोलर सल्यूट। ठीक है, तो ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस सॉल्वेंट का हो आयनिक सॉलिड, उसके अंदर आराम से डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टेम्परेचर। द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ गिवन solvent varies appreciably with temperature. A few curves drawn between solubility in water and temperature. It is observed that the solubility of NaCl increases very slightly with an increase in temperature, whereas those of these increases greatly. A sharp break in a solubility curve indicates the formation of a compound whose solubility is different from that of a substance from which it has been formed, as in the case of Na2SO4.NH2O. It loses its water of crystallization at 32.3 degrees Celsius and is converted into anhydrous form. There are few substances like calcium acetate, cerium sulfate, calcium chromate, etc. which show a decrease in solubility with rise in temperature. तो ये बस आप लोग का एक एक्सेप्शनल केसेस है, ये आप लोग के नॉर्मल केसेस है। Generally, solubility depends on heat of solution. If a substance dissolves with absorption of heat, the solubility increases with rise of temperature. तो ये अगर याद हो तो वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला जो हम लोग ने पेज पढ़ा था, ठीक है। अभी के लिए अगर याद रख सकते हो तो ये पैराग्राफ को बेटा हाईलाइट बना करके या अपने नोट्स में सिर्फ और सिर्फ हाई लो वाली चीज़ लिख लेना, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आप लोग को बन के आ सकता है स्पेसिफिकली फॉर नीट एस्पिरेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Generally, solubility depends on heat of solution. If a substance dissolved with absorption of heat, ठीक है, अगर absorption of heat हो रहा है, ठीक है, वो ले रहा है heat को, the solubility will increase with rise in temperature. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हीट लेता जाएगा, solubility उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, वो इवॉल्व कर रहा है हीट को, द solubility डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ये अगर याद हो तो ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वहाँ से बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग ने पूरी की पूरी देखी थी, ठीक। अभी के लिए ये सब कुछ यार, जैसे जैसे ऑब्वियस सी बात है हम लोग 12th पहले कर रहे हैं, अगर यही चीज़ हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स एक बार और इक्विलिब्रियम एक बार कर लिया होता ना, मैं इसको बहुत ही अच्छे से तुम लोग को समझा पाता,
बट अभी के लिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इनको हाईलाइट बना के रख लो, और जब हम लोग क्लास 11th को चालू करेंगे ना और ये सारी चीज़ें एक बार टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट पे बता देना कि ये वाले टॉपिक्स बचे थे, पेज फोल्ड कर देना वहाँ पर कि these topics are to be learned afterwards. Determination of solubility. The solubility of salt is generally determined by gravimetric method. First of all saturated. ये ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये बहुत वो है, इसको अभी के लिए इतना दिमाग मत लगाओ. 50 gram of a saturated aqueous solution of potassium chloride at this is evaporated to dryness when 13.2 of dry KCl was obtained. Calculate the solubility of KCl in water. तो आप लोग का 50 ग्राम सैचुरेटेड एक्वस था, जिसमें से 13.2 आप लोग का ड्राई KCl फॉर्म हुआ, मतलब 13.2 आप लोग का बेसिकली KCl था पानी के अंदर. तो आप लोग को सॉल्युबिलिटी अगर निकालनी है तो मास ऑफ KCl डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इनटू 100 करना होता है. How much copper sulfate will be required to saturate 100 gram of a dilute aqueous solution of CuSO4 at 25 degrees Celsius if 10 gram of the dilute solution leave on evaporation and drying 1.2 gram of anhydrous CuSO4, the solubility of CuSO4 in water is 25. तो ये भी यार, ये तो अब देखो, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली में आप लोग के नहीं है, बट अगर आप लोग ये सैचुरेशन सोल्यूशन का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर आप लोग ये चीज़ समझ लो, तो आप लोग को देखो समझ में आ जाएगा. एम्प्टी डिश का मास इन्होंने W लिया है, मैं ये चीज़ समझा देता हूँ तो वो क्वेश्चन समझाना बहुत आसान है. मास ऑफ एम्प्टी डिश मतलब एम्प्टी डिश का मास W है, ठीक है. मास ऑफ डिश प्लस सोल्यूशन. एम्प्टी डिश का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, जो आप लोग की सॉल्ट है, ठीक है. अगर हम लोग बात करें तो मास ऑफ डिश प्लस सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास और जो आप लोग ने लिया है दैट इज़ W1. तो सिर्फ मास ऑफ सोल्यूशन अगर आप लोग को कैलकुलेट करना हो तो W1 माइनस जो आप लोग ने जो चीज़ अंदर डाली है वो. मास ऑफ डिश प्लस रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब उड़ गया तो अब जो बचा वो आप लोग का W2 आ रहा है. W2 में से मास ऑफ रेसिड्यू इज इक्वल W2 माइनस जो एम्प्टी डिश का मास है. एम्प्टी डिश आप बोल सकते हो बीकर या जो भी है, उस चीज़ का मास को माइनस कर दो तो आप लोग के पास वो x आ जाएगा, ठीक है. मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ रेसिड्यू, और ये आप लोग की सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है. ये एम्प्टी डिश बेसिकली जिसके अंदर आप सब कुछ मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ये वो सारी चीज़ें हैं. देखो यार, ऑनेस्टली ये चीज़ यूज़ में तो नहीं है, बट ठीक है. देखो, हाउ मच कॉपर सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ 10 ग्राम ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन. अब देखो, अगर आप लोग के पास एक डाइल्यूट सोल्यूशन है 10 ग्राम का, ठीक है, of the dilute solute leave on evaporation and drying 1.2 gram of एनहाइड्रस CuSO4. इसका मतलब क्या है कि भाई 10 ग्राम अगर आप लोग के पास डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वो 1.2 ग्राम लीव करता है. तो भाई अगर 100 ग्राम का डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वो 12 ग्राम लीव करेगा, मतलब आप लोग का 88 ग्राम आप लोग के पास पानी होगा, ठीक है. आप लोग के पास 88 ग्राम पानी होगा अगर वो 12 ग्राम लीव कर देता है तो, ठीक है. और हम लोग को निकालना क्या, हाउ मच कॉपर सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम्स. अब आप लोग को कितना सैचुरेशन के लिए यूज़ करना है वो हम लोग को बात करनी है. तो सैचुरेशन के लिए कितना यूज़ करना है, मास ऑफ CuSO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग के पास है जो कि 88 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 100 करोगे और आप लोग को सोल्यूबिलिटी की वैल्यू 25 दी हुई है, तो आंसर आप लोग का आ जाएगा शायद 25 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 100. हाँ यस, वही आंसर है आप लोग का, ठीक है. एंड मास ऑफ CuSO4 टू बी एडेड, तो 12 ग्राम आपके पास पहले से था, अब आप 10 ग्राम अगर और ऐड कर दोगे तो आप लोग का सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा. वापस समझाने की कोशिश करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना. जब मेरे पास 10 ग्राम सोल्यूट था, ठीक है, जब मेरे पास 10 ग्राम सोल्यूट था, मेरे पास जब 10 ग्राम का सल्यूट मिक्सचर था, सल्यूट था, ठीक है, तो सॉरी पूरा का पूरा आप ये बोलो डाइल्यूट सोल्यूशन था, सॉरी सोल्यूशन था, ठीक है. तो 1.2 ग्राम आप लोग का क्या था, रेसिड्यू. रेसिड्यू लिखा था ना, लीव ऑन इवेपोरेशन, यस, आप लोग का रेसिड्यू इतना था बेटा, ठीक है. तो इसका मतलब पानी का मास कितना हुआ,
पानी का मास 8.8 ग्राम, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब जब आप लोग के पास 10 ग्राम का सोल्यूशन था तब ये है, 100 ग्राम का सोल्यूशन होगा तो पानी का मास कितना होगा, 88 ग्राम्स। 10 ग्राम में अगर इतना है तो 100 ग्राम में इतना होगा, सही बात है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट तक वो चीज़ सोल्यूबल है, कितना मैक्सिमम अमाउंट तक एक चीज़ सोल्यूबल है। 25 आप लोग को सोल्यूबिलिटी दी हुई है। जो फॉर्मूला था मास ऑफ जो सॉल्ट आप लोग डालते हो डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इनटू 100, ये आप लोग का कैंसिल हुआ, ठीक है। मास ऑफ वाटर 88, मास ऑफ सॉल्ट, जो टोटल सॉल्ट आप लोग डिजोल्व कर सकते हो वो 22 ग्राम जितनी डिजोल्व कर सकते हो, जो टोटल सॉल्ट आप लोग डिजोल्व कर सकते हो वो 22 ग्राम जितनी डिजोल्व कर सकते हो, समझ में आई बात। लेकिन मुझे पता है डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर 100 ग्राम डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर पहले से 12 ग्राम डिजोल्व है, तो अब मुझे और कितनी डिजोल्व करनी है उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए, 10, ठीक। ये वो क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा था। पॉज लेते हैं यार और कॉलिगेटिव चालू करते हैं। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं यार कॉलिगेटिव, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। पीछे वाले जो हम लोग ने पार्ट में देखा था वो बस ये था बेटा कि सोल्यूबिलिटी के बारे में हम लोग ने जाना कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है अगर सोल्यूट की, ठीक है। उस पर हम लोग ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा, नेचर ऑफ सोल्यूट देखा, हम लोग ने टेम्परेचर के बारे में बात की कि अगर आप एक कोई भी सॉलिड पार्टिकल लेते हो मतलब सोल्यूट लेते हो तो कैसे आप लोग की चीज़ें होती है अबाउट इट सॉल्युबिलिटी। लेकिन बात करते जब कॉलिगेटिव की, तो कॉलिगेटिव में हम लोग ने स्पेसिफिकली क्या पढ़ा था, याद करो यार। कॉलिगेटिव में वी टॉक्ड अबाउट जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोल्स पर या आप लोग बोल सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करते हैं और हम लोग को नेचर ऑफ सॉल्वेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देनी है बेटा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ये चीज़ें लिखी हुई है। डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एग्जिबिट सम स्पेशल प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो हम लोग ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं और इन 4 चीज़ों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू वन अनदर, दस इफ वन इज मेजर्ड द अदर कैन बी कैलकुलेटेड। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइज इन द फैक्ट दैट दे प्रोवाइड मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट्स। The results are excellent if the following 3 conditions are satisfied. The solution is very dilute, the solute should be non-volatile, जो हम लोग केस मान के चलते हैं बेटा। The solute does not dissociate or associate in the solution, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर वैन टॉफ का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन लग जाएगा। देखो कितना आसान लग रहा है, पता नहीं मुझे तो सोचो ये बुक मैं तो यार जब पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली मुझे तो ये कंटेंट इतना याद नहीं रहता। मैं तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में ही सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाए। हाँ, जो आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, उसके अंदर एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा हुआ इसलिए वो स्पेसिफिक है। बट ये वाली चीज़ें अगर आप लोग ध्यान से देखो यार, ये तो ऐसा लग रहा है यार बिल्कुल एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है। सो परसेंटेज सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, दस द रेट ऑफ एवापोरेशन। देखो lowering in the vapor pressure where a non-volatile solute is added to a solvent, the vapor pressure is lowered due to following reason। तो इन्होंने बेटा ये रीज़न समझाए हैं, इन्होंने एग्जैक्टली वो रीज़न समझाए हैं, तो ये चीज़ आप लोग को और ज़्यादा क्लैरिफाई यहाँ पर मिलेगी। परसेंटेज सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, सेम चीज़ बताई थी दोनों के डायग्राम में कि भाई अब आप लोग का जो सरफेस एरिया है उसमें मॉलिक्यूल सोल्यूट वाले भी आ जाएंगे तो आप लोग का वो चीज़ डिक्रीज हो गया। दस द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज, ठीक है, एंड वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द सरफेस एंड सो द परसेंटेज सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट डिक्रीज। इन्होंने बस वही चीज़ स्पेसिफाई करके देख ली, वहाँ पर वही चीज़ एनसीईआरटी में क्या थी, फिगर बना करके उन्होंने बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया। According to Graham's law of evaporation, rate of evaporation is directly proportional to 1 upon root density, ठीक है। ये जनरली कहीं लगता नहीं है। When a non-volatile solute is dissolved in a liquid, its density increases. Thus, both rate of evaporation and vapor pressure are lowered, ठीक है। कोई भी चीज़ को जब आप डिज़ोल्व करके उसको उड़ाते हो, ठीक है,
मतलब कोई भी चीज़ को जब आप डिसॉल्व करते हो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, जैसी डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन आप लोगों का घट जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है. इफ पी नॉट इज अ वेपर pressure of pure solvent, PS is the vapor pressure of the solution. The difference P naught minus PS is termed lowering in vapor pressure. ठीक है, is termed this. Raoults in 1886 established a relationship between relative lowering in vapor pressure and composition of the solution after a series of experiments in various solvents. The relationship is known as Raoult's law. It states that the relative lowering in vapor pressure of a dilute solution is equal to mole fraction of the solute present in the solution. If n moles of solute be dissolved in n moles of the solvent, the mole fraction of the solute will be n upon n plus n. ये चीज़ हम लोग ने पूरी की पूरी पढ़ी थी, ये हम लोग ने पूरा का पूरा पढ़ा था, ये हम लोग ने पूरा का पूरा पढ़ा था. ये सारी चीज़ें लिखी हुई है. पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस. दिस इक्वेशन गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट एंड इज ईजी टू अप्लाई. ठीक है, तो अब देखो, ये जो आप लोग का बेटा थोड़ा सा आप लोग को इधर एक चीज़ देख रही है. हम लोग जो क्वेश्चंस में लगाते हैं वो हम लोग ये लगाते थे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू चाई टू. करेक्ट है. इन्होंने वहाँ से एक रिजल्ट लेकर के आ गए कि जब आप लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ आप लोग के नीचे वाली वैल्यू n, आप लोग जब वो नेग्लिजिबल वाली चीज़ लेते हो, ठीक है, n जब आप लोग नेग्लिजिबल वाला लेते हो, ठीक है, याद है हम लोग कुछ केसेस में n नेग्लिजिबल लेते थे. तो जब आप वो चीज़ n नेग्लिजिबल ले रहे हो तो डिवाइड बाय पी नॉट मत करो, क्योंकि उन्होंने देखो ये प्रूफ दिखाया है कि आप रेसिप्रोकल करके जो आप लोग का -1 आएगा उससे ये बनेगा. उसमें बस बेसिकली ये बताया, जब आप लोग डायरेक्टली वो वाला रिजल्ट याद रखते हो n बाय कैपिटल N वाला, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो आप लोग पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस लगाओगे. ठीक है, पी नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी वन. ठीक है, नाइदर पी नॉट. बस ये चीज़ उसने यहाँ पर बोली है, जबकि टेक्स्ट बुक में ये था कि आप लोग उसको निगलेक्ट ऑफ करके डायरेक्टली कर दो. यहाँ पर बेटा ये चीज़ है कि आप लोग को अगर आप लोग पी एस लगा दोगे या फिर पी वन लगा दोगे नीचे, पी नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी वन इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाई मोल्स, तो आप लोग का दिस इक्वेशन गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट. ये ज़्यादा आप लोग का एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है. एक सेकेंड देखो, मैं आप लोग को बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा है यार कि अगर हम लोग ये देखो, एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है, अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में व्हेन वी टॉक्ड अबाउट, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो टेक्स्ट बुक में व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट, हो सकता है कि बैक पेज के कुछ आंसर जो हमारे थोड़े बहुत इधर उधर पॉइंट में अगर डिफर कर रहे थे वो बेटा इसकी वजह से कर सकते हैं. उन्होंने हो सकता है पी वन नॉट माइनस पी वन डिवाइड बाई पी वन लगाया हो. समझ में आ गई बात? वो उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया वो तो मैंने आप लोग को बता दिया. इसको रेसिप्रोकल कर दो, इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, फिर आप लोग का इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस n1 बाई n2 बन जाएगा. उधर जा करके -1 करोगे, एलसीएम लोग करके, फिर उसके बाद वापस रेसिप्रोकल कर देना. तो उन लोग का जो फाइनल रिजल्ट आया वो बेटा P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 ही आया है. ठीक है, इसलिए मैंने इधर टेक्स्ट बुक खोली कि मैं आप लोग को बता दूं भाई टेक्स्ट बुक में डिवाइड बाई P1 नॉट है. ठीक है, बट एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए उन्होंने वो चीज़ की है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है. हम लोग जब जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जनरली देखते हैं कि इसी क्वेश्चन से हो जाता है, इसी इक्वेशन से हो जाता है. आप लोग को वो नई इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कि भाई जेई के पर्सपेक्टिव से आंसर क्या आया था और हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से फाइनल रिजल्ट को याद भी रख लेंगे.
ये सिर्फ मुझे इसलिए दिखाना था कि भाई तुम लोग को आइडिया लगे कि टेक्स्ट बुक में और जो यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। भाई बंदा पढ़ा रहा है तो भाई उसने तब तो कुछ और पढ़ाया था, अब कुछ और पढ़ा रहा है, तो क्यों पढ़ा रहा है, लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रूफ भी दे रहा है भाई, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलो तो डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, अपने को इस पे दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, उन्होंने बस यही चीज़ उसको बस थोड़ा सा ये बोल दिया है। देखो इफ़ उन्होंने वही चीज़, अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग के पास बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो डायरेक्टली आप लोग ये चीज़ यूज़ करो। इसमें देखो जब उन्होंने प्रूफ किया तो उन्होंने बोला जब आप लोग के पास बेसिक सोल्यूशन है, it states that relative lowering in vapor pressure of a dilute solution is equal to mole fraction of the solute। ये उन्होंने तब प्रूफ किया। अब इस पे देखो उन्होंने क्या प्रूफ किया। If a solution is made by dissolving WB gram of solute in WA gram of the solvent, the mole fraction of the solute will be, if the solution is very dilute, then this value can be neglected of, thus becomes this. This relationship is useful in the determination of molecular mass of dissolved solute by measuring relative lowering of vapor pressure। यहाँ पर भी उन्होंने अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ही आगे बोला है, लेकिन इधर उन्होंने पी नॉट बोला है जो आप लोग का एनसीईआरटी का है। यहाँ पर उन्होंने बस टर्म क्या यूज़ कर दी, वेरी डाइल्यूट, जो कि एनसीईआरटी में यूज्ड है। वहाँ पर उन्होंने डाइल्यूट यूज़ की, यहाँ पर उन्होंने वेरी डाइल्यूट यूज़ की। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो ये लगाओ, अगर नॉर्मल सा डाइल्यूट है तो वो लगाओ। बस ये उन्होंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक डिफरेंस ला करके छोड़ दिया है। ठीक है, चलो मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर मेथड, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है बेटा। ठीक है, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है, दिमाग मत लगाना इसके अंदर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एंड टेम्परेचर, इसको बस देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, हेयर डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब यार ये सारी चीज़ें मत, बस इतना देख लो कि टी स्क्वायर से वो होती है, और आप लोग जब लॉग लेते हो तो वो लॉग पी और 1/t का रिलेशन आ जाता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आप लोग की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है जो आप लोग को थर्मोडाइनमिक्स पे बताई जाती है। ठीक है, सो लॉग P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये आप लोग का बेसिकली ln P2/P1 डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये डेरिवेशन भी इसका करेंगे यार जब हम लोग थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, सॉरी ये अपना थर्मो और जब इक्विलिब्रियम के साथ साथ ये चैप्टर को करेंगे तो ये यहाँ से आता है, बट तुम लोग को बस ये याद रखना है। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय एडिशन 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज टू 500 ग्राम ऑफ वाटर इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ देखो उन्होंने ये चीज़ लगाई है, ये चीज़ लगाई है, हर चीज़ के आप लोग के पास वो है, कैलकुलेट उन्होंने कर दिया, इधर उन्होंने नेग्लेक्ट भी नहीं किया है। ठीक है, अब देखो IIT 1990 का जब जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो उन्होंने नेग्लेक्ट किया या नहीं किया वो चीज़ देखना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर 640। ठीक है, a non-volatile solid weighing this is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of the solution is this. तो vapor pressure of solution 600, P naught 640. ठीक है, what is the molecular mass of the solid? अब लोग अगर बेटा डायरेक्टली अगर लेट सपोज तुम खुद सोचो ये वाली वैल्यू अगर तुम नेग्लेक्ट ऑफ कर देते, अगर तुम ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट ऑफ कर देते तो ऑब्वियसली आंसर में चेंज आता। ठीक है, तो मैं क्योंकि देखो यार हम तो गुजरात वाले, तो गुजरात में गुजकेट करके जैसे इनका स्टेट रीजनल का टेस्ट होता है, स्टेट रीजनल एंट्रेंसेस का टेस्ट होता है, तो उसके अंदर भी बेटा इसी टाइप का क्वेश्चन आया था और बच्चों ने निगलेक्ट कर दिया था। तो बेटा मैं तब तक रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक आप लोग को इतनी गारंटी ना हो कि भाई मैंने आप लोग को बताया था कि 1/100 या 1/1000 इतना ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा है। याद है हम लोग का 1 ग्राम का फ़र्क आया था एक क्वेश्चन में जब मैंने सॉल्व किया था, तो मैंने आपको बताया था कि उन लोग ने 1 ग्राम बहुत ज़्यादा जब डाइल्यूट सोल्यूशन मान के चल रहे हैं तो उन्होंने निगलेक्ट कर दिया है। अब इधर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा होता है। तो रैदर सबसे पहले ट्राई किया करो कि तुम नॉर्मली ही कैलकुलेट करके आंसर निकालो,
फिर उसके बाद देखो जनरली ये क्वेश्चन ना इंटीजर टाइप में जनरल बेसिस पर नहीं आते, और अगर आते हैं तो इसके वैल्यूज़ दोनों आप लोग के पॉसिबल होते हैं कि आप ये भी डाल सकते हो ये भी डाल सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, रेंज लिख देते कि इफ़ द रेंज ऑफ द आंसर इज बिटवीन 65 to 66 या 67, आर आंसर विल बी टेकन एज करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ बस थोड़ा सा ध्यान में रखो। मैंने बस इसलिए बता दिया कि भाई यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट ऑफ कर देते हैं, एम की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपकी 40/6 1/16 इंटू आप लोग की सीधा के सीधा बन जाती। तो ये चीज़ का थोड़ा फ़र्क है। A solution containing 30 gram of a non-volatile solute in exactly 90 gram of water has a vapor pressure of this of Hg at 25 degrees Celsius. Further 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor, ये तो बेटा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेटा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हो गया। अब देखो इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन था ऐसा, और मैंने तो उसको डिवाइड बाय पी नॉट करके ही सॉल्व किया था, और आंसर में हम लोग का थोड़ा बहुत वेरिएशन आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और अब देखो इन्होंने क्या लगाया है, क्यों लगाया है, थोड़ा सा उसको जानने की भी कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया। Solution containing 30 gram of a non-volatile solute in exactly 90 gram of water has a vapor pressure this. Further 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure becomes 22.15. अब लोग अगर नॉर्मली सोचे भाई तुम अगर पानी डाल रहे हो तो और ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए, तो लगाना तो वो था, बट अब देखो लेट द वेपर प्रेशर, उन्होंने पी नॉट एंड मॉलिक्यूलर यूजिंग राउल्ट्स लॉ इन द फॉलोइंग फॉर्म, उन्होंने ये चीज़ से इस चीज़ को सॉल्व किया है। अब देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज़ जब ये लोग कर रहे हैं कि द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स दिस मच, तो आप लोग अब यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि हमारा आंसर यार थोड़ा बहुत वैरी कर रहा है, तो वो जो थोड़ा बहुत वैरी कर रहा है ना, मेरे हिसाब से यार वो चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वैरी कर रहा है तो मेरे हिसाब से चल जाएगा, ज़्यादा आप लोग का एज सच मतलब आप समझो ना, हो जाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं करेगा। अगर आप डिवाइड बाय पी नॉट भी करते ना, इधर पी नॉट बाय दिस -1 आ रहा है, उधर आप लोग का 1 माइनस दिस बाय पी नॉट आता, तो वो बात आप लोग की अप्रोक्सीमेटली सेम रहती, अप्रोक्सीमेटली। तुम एक बार कैलकुलेट करके देख रहा पी नॉट की वैल्यू डाल करके, मेरे हिसाब से ज़्यादा शायद आप लोग का आंसर इतने से थोड़ा कम ही आएगा। ठीक है, ये बस मुझे एक ऐसा पार्ट है कि कब इस पे क्या यूज़ करना है, देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ थॉट। ठीक है, कि हम लोग को बेसिकली हो सकता है, वैसे तो हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही लेते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ भी उन्होंने ऊपर में कहीं लिखा है। अब देखो यार, देखो एज सच the vapor pressure of the solution thus depends on the number of molecules of the solvent present on the surface. The number of such molecules is proportional to mole fraction. यार वही चीज़ है, एज सच तो यार मतलब एक्चुअली में देर इज नो डिफरेंस कमिंग आउट ओवर हेयर। ठीक है, तो बस मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग का देखो यार, थोड़ा बहुत ही चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ठीक है यार, मतलब चलता है। ठीक है, देखो अब इन्होंने वापस यूजिंग राउल्ट्स लॉ इस पे ये वाला लगाया, अब इस पे एक बार देख लेते हैं भाई ये लोग क्यों। देखो इधर भी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यूजिंग राउल्ट्स लॉ, बात एक ही चीज़ है,
थोड़ा सा बस आप लोग का डिफरेंस है, जब आप लोग को नेग्लेक्ट करना होता है तो वो लोग, अब यार टू बी वेरी ऑनेस्ट इस चीज़ का कोई रीज़न मेरे पास तो जस्टिफाइड नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम लोग नॉर्मली भी लगाओगे ना तो हो जाएगा. What mass of non-volatile solute urea needs to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 25%. ठीक है, 75 इधर इन्होंने डिवाइड बाय 75. अगर हम लोग 100 से डिवाइड करते तो हम लोग का आंसर क्या आता है, एक बार उसकी बात करते हैं. हम लोग का आंसर आता है 25/100. दैट वुड हैव बीन 25/100. अगर हम लोग का आंसर होता तो 1/4 आता. यहाँ पर आंसर आ रहा है आप लोग का 3/4. 1/3 आ रहा है, हमारा आंसर 1/4 आता. ठीक है, हमारा आंसर इधर 1/4 आता. और फिर अगर हम लोग फिर उस पर वो चीज़ डाल देते कि इस चीज़ की यार क्लैरिटी टू बी ऑनेस्ट मेरे पास नहीं है कि इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर 75 क्यों यूज़ किया है. ठीक है, कुछ भी होता है मैं एक बार सर्च करके आप लोग को ये चीज़ बता दूंगा. बाकी तो यार क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, बस वो इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला तुम लोग को पता है और क्वेश्चन तुमसे लग रहे हैं. अ करंट ऑफ ड्राई एयर हैज बबल्ड थ्रू अ बल्ब सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस, देन थ्रू बल्ब एट द सेम टेम्परेचर कंटेनिंग वाटर एंड फाइनली थ्रू अ ट्यूब. कोई सिमिलैरिटी दिख रही है क्या क्वेश्चन में? अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग. What mass of non-volatile solute needs to be dissolved? A non-volatile solid weighing this. The vapor pressure of solution is this. What is the molecular substance? इसमें भी PS वाला लगाया है. The vapor pressure of a dilute aqueous solution is this. Calculate molality mole fraction. अब इसके अंदर इन्होंने देखो दूसरा वाला लगाया है. अब इसके अंदर उन्होंने द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट दिस, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट पर मोल ऑफ बेंजीन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ बेंजीन हैविंग अ वेपर प्रेशर दिस. द वेपर प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन, अब इन्होंने ऑफ अ ग्लूकोज इज दिस, कैलकुलेट मोलैलिटी. इसमें हल कितना माइन्यूट सा चेंज देखो आएगा. चेंज तो यार माइन्यूट सा ही, कुछ एज सच खास नहीं आएगा चेंज. बट देखो आई हैव नो जस्टिफाइड रीजन, या ऐसा करते हैं यार सर्च कर लेते हैं. ये देखो चलो इस पे इन्होंने देखो क्लैरिफिकेशन दी है. लेट्स सी. देखो करेक्ट आंसर कैन बी मार्क्ड बेस्ड ऑन द ऑप्शन दैट आर मेंशन्ड अलोंग विद द क्वेश्चन. ठीक है यार, इन्होंने भी वही चीज़ है, विदाउट एनी एजम्पशन उन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है, अगर मुझे एजम्पशन नहीं लगाना है तो ऊपर वाला लगाओ, अगर मुझे एजम्पशन लगाना है तो नीचे वाला. सिंपल है. तो ऊपर वाला आप लोग के लिए मतलब P0 माइनस PS अपॉन PS वाला ही लगाया करो, दैट इज़ मच बेटर. बस यही चीज़ हम लोग को बस प्रूव करनी थी, हो गया. ठीक है, अब ज़्यादा हम लोग दिमाग लगाएंगे ही नहीं, यहाँ पर हो गया अपना. यही लगाओ यार,
आधे से ज़्यादा क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लगाओ, क्योंकि इसमें आप लोग को डायरेक्ट मिलता है। यहाँ पर आप लोग का ये जो रिजल्ट है ये एक्यूरेट मेथड ज़्यादा है, ठीक है, दिस इज़ मोर एक्यूरेट मेथड, तो यही चीज़ लगाओ, बस यही चीज़ लिखी हुई है, बाकी तो ठीक है। ये करते हैं एक बार, इस पर क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विच कंटेन्स 5 मास % ऑफ यूरिया, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60। तो ठीक है, 5 मास % ऑफ यूरिया मतलब 5 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम्स 95 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर आप लोग के मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ यूरिया मिल जाएगा, यूरिया का मास 60 बताया था, NH2CO NH2, ठीक है, बस खत्म हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लेते हैं, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मोलर मास दिस एंड 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजोल्व। ओ हो, what will be the vapor pressure of the resultant solution if the vapor pressure of water is 35 mm of Hg। तो मास ऑफ ग्लूकोज अगर हम लोग बात करें, आप लोग को 10 ग्राम दिया हुआ है, मोल्स निकाल सकते हो, मास ऑफ सुक्रोज उसके मोल्स निकाल सकते हो, टोटल मोल्स आप लोग के पास कुछ ऐसे हो जाएंगे। और फिर आप लोग को व्हाट विल द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आप लोग को दिया हुआ है। सो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट इंटू चाय, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई चाय किसका ले, तो चाय बेटा आप लोग के मोल्स ऑफ सल्यूट क्योंकि दोनों है, तो टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट आप लोग के देखो, ठीक है, तो आप लोग का 5.6 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ इन्होंने वाटर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पी नॉट इंटू आप लोग का पी नॉट इंटू चाय 1 से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, ठीक। हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन करते हैं यार, चलो, तो तुम लोग को अब आइडिया लगते जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, सो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस इज 19.8 आप लोग को दिया हुआ है, 0.1 मोल ग्लूकोज आप लोग को दिया हुआ है इज डिजोल्व इन दिस मच ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन mm ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ बेटा, तो हम लोग के पास वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आप लोग को दिया हुआ है 19.8, ठीक है, और व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन हम लोग को पता है बेटा, पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू चाय 1 होता है। पानी का मेरे पास है बेटा 19.8, चाय 1 ढूंढ लेते हैं बेटा, चाय 1 मतलब पानी का आप लोग वो ढूंढ लो, तो पानी के आप लोग के पास इतना है, डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो कितना आएगा, 9.9 आएगा। तो 9.9 डिवाइडेड बाय आप लोग का 9.9 प्लस 0.1 दैट इज 10, तो आंसर हो जाएगा 0.99, इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा बेटा 19.602, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट चाय 1 आप लोग का फॉर्मूला होता है बेसिक। What is the vapor pressure of the solution containing 34.2 gram of sucrose per 100 gram of water at, ये भी आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो आप लोग पानी का दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, इसका चाय 1 ढूंढ लेना, 100 डिवाइडेड बाय 18 5.55, और 34.2 डिवाइड बाय 342 इज 0.1, ठीक है, समझ में आया। चलो, सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू, ओ कितना हो गया टाइम, चलो पॉज करते हैं यार एंड फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू सल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है यार, 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं 1 kg ले रहा हूँ तो उस हिसाब से हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। सो 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन का मतलब है 1 मोल ऑफ सल्यूट, 1 मोल ऑफ आप लोग के पास सल्यूट है अपॉन आप लोग के पास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है अगर आप लोग के पास, तो 55.55 आप लोग के पास मोल्स ऑफ पानी हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग के पास है 55.55 प्लस 1 ऊपर 55.55 इंटू आप लोग का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, ओ माय गॉड, ठीक है। तो लोअरिंग मतलब P0 माइनस P1, ठीक है। सो दैट इज P0 माइनस P0 चाय,
ऑफ वाटर है ना, चाय ऑफ वाटर, तो पी नॉट 1 माइनस चाय ऑफ वाटर इज चाय ऑफ सल्यूट। तो ऑब्वियसली ये चीज़ हो जाएगी आप लोग की इनटू mm ऑफ Hg में पूछा है, तो 760 आप लोग का एटमॉस्फेरिक होता है। कैलकुलेट कर लो यार इसको, 760 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय 56.5, 13.43। देखो वो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो इन्होंने अपने हिसाब से जो किया है बेटा वो तुम लोग देख लेना, मुझे नहीं आता इतना। मैं तो भाई बेसिक बंदा हूँ, जिसको बेसिक नॉलेज आती है। अपन अपने बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, आप लोग के पास मॉलिक्यूलर मास ये है विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 80। तो इसके अंदर अपन अगर वो वाला डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग बेटा वो वाला लगाएंगे, पी नॉट माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी वन इज इक्वल टू चाय 2। ठीक है, वो वाला लगाते हैं और उससे एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आंसर में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, क्या कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 80% तक रिड्यूस किया, मतलब 0.8 हो जाएगा आप लोग का। तो ऊपर बनेगा बेटा 0.2 पी नॉट, ये आप लोग का क्या बन जाएगा, 0.8 पी नॉट बन जाएगा ना बेटा। 80% रिड्यूस हो गया। ठीक है, इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80% तक वो आ गया। 80% रिड्यूस हुआ, 80% तक वो आ गया, तो मतलब 20% कम हुआ है आप लोग का। डिवाइडेड बाय 0.8 पी नॉट इंटू चाय टू तो नहीं लिखूंगा मैं, चाय टू तो नहीं लिखूंगा, सीधा वो लिखूंगा बेटा मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट, ये सल्यूट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट के बारे में बात करते हैं बेटा। मास ऑफ हम लोग को निकालना ही मास है मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए, तो गिवन मास को x मान लेते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास मुझे 40 दिया हुआ है, होल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट अगर मैं देखूँ तो 114 ग्राम ऑक्टेन है, और ऑक्टेन का भी मास 114 ग्राम ही होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पता है, क्वेश्चन किया था बेटा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, आंसर कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 4 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, देखो x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो वही बात करते हैं, जब आप लोग को एजम्पशन नहीं लेना है, अगर आप लोग को एजम्पशन नहीं लेना है तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग को टेकन इनटू कंसिडरेशन करना है, दैट इज मच मोर अप्रोप्रिएट, जिससे आंसर आप लोग का हमेशा आएगा। नहीं तो आंसर बेटा 9 ग्राम आता पक्का। आंसर में डिफरेंस क्या आता, ये 1/4 की जगह ये 1/5 हो जाता है, तो आंसर 8 ग्राम आता आप लोग का। ठीक है, बट हम लोग के पास क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, तो 8 इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 10, तो हम लोग अकॉर्डिंगली 10 ही टिक करते। ठीक है, 3 ग्राम यूरिया डिजोल्व, ये तो ठीक है यार। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर सल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम एंड वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय दिस, तो वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज दिस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय दिस, तो ये बेसिकली वही लगा देना बेटा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ठीक है, इज इक्वल टू सीधा आप लोग के वेट बाय मास, मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारे क्वेश्चन आसान थे, मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आज फटाफट से कॉलिगेटिव ख़त्म हो यार। ठीक है, फिर वैंट ऑफ और फिर कल क्वेश्चंस ढेर सारे आप लोग के पास आ जाएंगे, क्योंकि आज डीसी के भी क्वेश्चन ज़्यादा करवाने, क्योंकि मैं होमवर्क इसका ज़्यादा दूंगा। Elevation of boiling point, the boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Same line लिखी हुई थी, the vapor pressure of liquid is lowered when a non-volatile solute, hence the temperature of the solution आप लोग को ज़्यादा देना पड़ेगा, so vapor pressure will be equal to atmospheric pressure, will be higher than the temperature of the pure solvent. In other words, the boiling point of the solvent is elevated, तो इसलिए बोलते हैं elevation in boiling point। पूरा समझाया था यार, बहुत ही प्यार से समझाया था, एग्जाम्पल दे करके, वो इधर उधर मैंने ठुमकने वाला और वो सब पता नहीं क्या क्या, ये जल जाएगा, ये हो जाएगा, फिर वो शादी वाला किस्सा, सब कुछ समझाया तुम लोग को अच्छे से। ठीक है, दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। ठीक है, तो सॉल्वेंट का आप लोग का ऐसे होता है, सोल्यूशन 1 का ऐसे होता है, सोल्यूशन 2 का ऐसे होता है, टेम्परेचर आप लोग का बढ़ते जाता है। ठीक है, तो बस ये है आप लोग का, assuming that the solution are very dilute, these curves will be approximately taken as straight line near the boiling point,
दस दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर उन्होंने पूरा प्रूफ किया है। हम लोग को बस इतना पता होना चाहिए बेटा, सॉल्वेंट का कम होता है, सोल्यूशन का ज़्यादा होता है, बस बात ख़त्म हो गई, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आगे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने बेटा हम लोग को बेटा फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के इंटू मोलैलिटी होता है, ठीक है। के बी इंटू मोलैलिटी होता है, वे के बी इज नोन एज एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये सब उन्होंने अब 10 बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन in boiling point which would be theoretically produced when 1 mole of non volatile solute is dissolved in 1 gram of solvent। करेक्ट बात है, m की वैल्यू 1 आ जाएगी, m की वैल्यू 1 आ जाएगी, डेल्टा t की वैल्यू की इक्वल टू k हो जाएगा आप लोग का। So K dash is molecular elevation constant. It is defined as the elevation in boiling point produced when 1 mole of solute is dissolved in 100। अरे ये सब इतना दिमाग में नहीं रखना। दिस रिलेशन कैन बी रिटर्न एज दिस, ये सब छोड़ो, अपने को तो फाइनल आंसर याद रखता है बेटा ये वाला, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन और नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी एंड इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेज इन द सेम सॉल्वेंट विल शो इक्वल एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर आप लोग का इक्वल मोलर सब्सटेंस होगा, क्योंकि नेचर ऑफ सोल्यूट पर तो आपका डिपेंड नहीं करता, तो इक्वल मोलर सब्सटेंस होगा अगर, तो आप लोग का डेल्टा टी में सेम ही आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है। इन द सेम सॉल्वेंट, क्योंकि के बी किसका लेते हैं बेटा, सॉल्वेंट का लेते हैं। के बी आप लोग का सल्यूट का नहीं होता, सॉल्वेंट का होता है, ये चीज़ हम लोग को पता है ना। के बी ऑफ वाटर लेते हैं पॉइंट कितना, 0.56, मुझे याद नहीं है, 0.52 और 1.86, के एफ है 1.86, के बी होता है 0.52, है ना। बस वो वैल्यू मैंने हमेशा बोला है 0.52, तो वो आप लोग को याद रखना होता है। ये उन्होंने देखो फॉर्मूला से प्रूफ किया है। ये एल वी इन्होंने लेटेंट हीट, हाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो उधर डेल्टा एच वेपराइजेशन लिखा था ना, याद करो, आर इंटू टी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन फॉर्मूला में कि के बी की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। देखो इन्होंने वैल्यू भी डाल दी है और 0.52 हम लोग का आंसर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ है। अच्छा, फटाफट से इन्होंने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी कर दिया, चलो अच्छी बात है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड, एक सेकंड, मैं भूल जाता हूँ एकदम से कभी कभी। चलो, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग सॉलिड। तो ये सारी चीज़ें पूरी एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूँ। और ऑलवेज लोअर आता है हम लोग का, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज एट अ लोअर प्रेशर एंड हेंस एट अ लोअर टेम्परेचर। तो आप लोग का लोअर टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि आप लोग अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ है। सो देयरफॉर इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज एट अ लोअर प्रेशर एंड हेंस एट अ लोअर टेम्परेचर। द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड दिस। तो हम लोग ने लिखा था डेल्टा टी एफ के बारे में, कर्व इसके बेटा उल्टा हो जाते हैं। सॉल्वेंट का आप लोग का ज़्यादा होता है टेम्परेचर ज़्यादा मतलब वैल्यू उसकी ज़्यादा, और आप लोग का लोअर हो रहा है सोल्यूशन का, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखिए। ये कर्व मैंने आप लोग को बताया था, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं ये भी मैंने बेटा पूरा एक्सप्लेन किया था। इसके अंदर कुछ ऐसा सच लिखा नहीं है, ठीक है। और इसका भी फॉर्मूला हम लोग को पता है, डेल्टा टी एफ इज के एफ इंटू एम होता है। एंड ठीक, तो बस सो एंटी फ्रीज सोल्यूशन हम लोग ने कहाँ पर ग्लिसरॉल वाले क्वेश्चन किए थे ना। एंटी फ्रीज मतलब एंटी फ्रीज सोल्यूशन के इन द सेंस कि गाड़ियों के लिए हम लोग ने बात की थी, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो बेटा, एंटी फ्रीज सोल्यूशन, वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ कार्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स इन कोल्ड कंट्रीज वेयर द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बिकम्स लेस देन 0 डिग्री, द वाटर इन द रेडिएटर वुड फ्रीज। सो एंटी फ्रीज सोल्यूशन आर यूजफुल अंडर दिस कंडीशन व्हेन द व्हीकल्स आर यूज्ड इन द रीजन्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर so that the water does not freeze in radiators. Such solutions are made by dissolving ethylene glycol in water. Freezing point can be lowered to the desired extent by varying the concentration of ethylene glycol. Glycerol can also be used as antifreeze. गाड़ियों के रेडिएटर वाला आप लोग के NCERT के भी एग्जाम्पल में था, ठीक है। It is mixture of ice and common called freezing mixture. It is used to making of ice cream and in the laboratories to create low temperature. With the help of this mixture, a temperature as low as 240 Kelvin can be achieved. ठीक है,
सो इब्यूरोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक मेथड्स, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है KF है ना, आर इफेक्टिव व्हेन सॉल्यूशंस आर डाइल्यूट, सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ, द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। तो ये सब कुछ तब ही अप्लाई होता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट हम लोग ने बार बार देखा, वरना वैंट ऑफ लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यार। सम सॉल्व एग्जांपल ऑन डिसॉल्विंग 10.8 ग्राम ग्लूकोज 240 ग्राम। ठीक है, मोलैलिटी मिल जाएगा बेटा, डेल्टा TF है, कैलकुलेट द KF। तो KF की वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी डेल्टा T डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी कितना ईजी है, 10.8 डिवाइडेड बाय 180 होल डिवाइडेड बाय 240 इंटू 1000 कर दोगे, क्योंकि ये ग्राम में। चलो, सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, देखो जो मुंह बोले हो सकते हो मुंह बोले करो ना, फटाफट से खत्म करो। अ सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन दिस बेंजीन इज बॉइल्ड एट दिस हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो वही 2.5 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 इंटू मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन इज 2.67 इंटू 2.67 इज इक्वल टू डेल्टा TF। तो डेल्टा TF डिवाइड में आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा m की वैल्यू। तो ये सब डाल देना, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहे हैं। आप लोग को 0.56 दिया हुआ है, 6 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, मतलब 1/10 मोल्स हो जाए, डिवाइडेड बाय 0.2 कर देना। ठीक है, तो आंसर 1/2 हो जाएगा, एंड 1/2 इंटू 0.56 विल बी 0.28 आप लोग का आ जाएगा आंसर डेल्टा टी का। डेल्टा टी का आंसर 0.28 है, क्योंकि हम लोग को पता है एलिवेशन होता है, तो 373.15 से 0.28 ऐड कर देना। अच्छा, ये सेल्सियस में आया है या केल्विन में आया, जो भी है 0.28 आप बेसिकली ऐड कर देना 373.15 या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर, या फिर 212 फ़ारेनहाइट के अंदर। ठीक है, चलो। By dissolving 13.6 gram of a substance in 20 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज बाय दिस। तो डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास है, ये सारी चीज़ें हैं बेटा। ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो यार बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अब मेरे हिसाब से अपन इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। हाँ, ये डेंसिटी वाला देख लेते हैं। ऑन डिजॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इन 30 ml बेंजीन, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाय 0.4 सेल्सियस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो आप लोग, अच्छा, तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी से आपके पास क्योंकि वॉल्यूम है तो मास आ जाएगा बेटा, फिर उसके बाद तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। आउच यार, नस्ट ये भी आप लोग के पास डायरेक्ट है, डेल्टा TF की वैल्यू ढूंढ सकते हो माइनस करके बेटा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है 273.15 आप लोग का आंसर होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, चलो ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बेटा, AB2 AB4। ठीक है, चलो ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट। An aqueous solution of a non-volatile solute boils at this, at what temperature will the solution freeze? तो पहले आप लोग का वो आ जाएगा डेल्टा TF, मोलैलिटी आप लोग सेम ले लोगे। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। आप लोग का डेल्टा TB आएगा जो कि आप लोग का 0.17 हो जाएगा। डेल्टा TF डिवाइड बाई डेल्टा TB इज इक्वल टू KF डिवाइडेड बाई KB। वहाँ से सॉल्व कर लेना बेटा, क्योंकि मोलैलिटी हम लोग कांस्टेंट ले करके रख लेंगे। यार चलो, ये अब तुम लोग को मेरे हिसाब से ये चैप्टर तो आसान लगने लग गया। और अगर ये चैप्टर तुम लोग को आसान लग रहा है बेटा, तो तुम लोग एक चीज़, ये चीज़ मान लो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना ही आना है, हर साल आता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई बेटा कि 4 मार्क पक्के हो गए। तो 4 मार्क तुम्हारे इस चैप्टर से तुम्हारे जेब में जाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है बेटा। तो काश मुझे उस टाइम पर आती, तो आज मैं कोई IIT बैठा होता। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर पढ़ा भी नहीं रहा होता फिर अगर IIT बैठा होता तो शायद। ठीक है, मैं एक चीज़ कभी बताऊँगा बेटा कि मैंने शायद मेरे जो ऑब्वियसली मैं जो पोस्ट करूँगा
कभी वो अपनी आईआईटी स्टोरी, उसमें मैंने एनआईटी सूरत क्यों लिया था उसका एक स्पेसिफाइड रीज़न था, क्योंकि सूरत में रहता था, ठीक है। बाकी तो एसवीएनआईटी लेने का रीज़न ही ये था कि तुम बाकी एनआईटीज़ देखोगे ना, लोकल नहीं है यहाँ पर की जो लाइफ है ना एनआईटी सूरत की, तुम लोग जो बाहर जा सकते हो 5 मिनट के अंदर मॉल आ जाएगा, या हार्डली 10 मिनट के अंदर मॉल्स, पीवीआर्स है तुम्हारे इधर 10-10 मिनट। बाकी जगह तो कोई एनआईटी जाओगे ना ऐसे घूम हो जाओगे ना, पता ही नहीं लगेगा कि चल क्या रहा है लाइफ में। वाह देखो आईआईटी 1992 का क्वेश्चन देखो, इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट्स फ्रोजन, ठीक है। इथाइलिन डाइकोल इज यूज्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर। तो आप लोग का 4 kg पानी है, 1.85 वो है, और आप लोग का 6 आप लोग का उधर आंसर हो जाएगा। आप लोग को सीधा सीधा वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और आंसर सॉल्व्ड, ठीक है। ठीक है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ नैफ्थलीन वो है, तो मोलारिटी मिल जाएगी इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, 50 ग्राम आप लोग का वो है, एलिवेशन इज 0.2, while a solution of this of an unknown solute in the same mass of the solvent gives a boiling point of this। तो ठीक है, तो वहाँ से Kb की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दो सीधा सीधा। ये वाला क्वेश्चन देख लो यार, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, 0.2563 होल डिवाइडेड बाय नैफ्थलीन जिसका मास है 128 होल डिवाइडेड बाय 450 ग्राम्स इंटू 1000 इंटू के बॉइलिंग है, के बी इज इक्वल टू, आप लोग के पास पहले वाले का क्या दिया हुआ है 0.201, दूसरे वाले का आप लोग को दिया हुआ है 0.647 इज इक्वल टू, क्योंकि सेम सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है इसलिए के बी बेटा इक्वल है इंटू 0.6216 होल डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1000। दोनों को डिवाइड करोगे ना बेटा तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो तुम्हारे पास सीधा रेशियो आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत हाथ दर्द कर रहा है, बस मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ ये तो आप लोग की KF की कैलकुलेशन का देखो क्वेश्चन एक दे दिया, लेटेंट हीट आप लोग को दी हुई है 1000 है, TF स्क्वायर आप लोग को TF दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बस ये याद रख रहे हैं ये TF केल्विन में होता है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन करके आई थिंक वी शुड एंड, एंड जो रिवर्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस वाला पार्ट है वो हम लोग कल करके विद वैंट ऑफ उसको समझ करके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ इसके अब इस बुक में एज सच कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, मैं तो तुम लोग को प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ही वो दे दूंगा। इस क्वेश्चन इस बुक इस चैप्टर के स्पेसिफिकली खास क्वेश्चन नहीं है, सीधा PYQ लगाते हैं यार, इस चैप्टर के सीधा PYQ लगाते हैं। इस चैप्टर में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खास है। IIT के क्वेश्चन देख रहे हो तुम, हलवे जैसे सॉल्व हो रहे हैं यार, और क्या चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वाला तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये प्लस 273 कर देना बेटा, कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें क्या है, ओ हो द एलिवेशन ऑफ दिस डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर सॉल्वेंट विल बी दिस, द मोलर मास। यहाँ पर बेटा CuCl2 में इन्होंने एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ CuCl2, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई से इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मैं पहले से ही तुम लोग को ये चीज़ बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन में बेटा आयनिक सॉलिड्स आए, जब भी क्वेश्चन में आयनिक सॉलिड्स आए तो आई का यूज़ करके ही आंसर को चेक करना, देख लेना कि आई का यूज़ होगा। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जनरली ये चीज़ होती है और तब आप लोग के आंसर में आई मल्टीप्लाई हो जाता है, और क्योंकि अगर आप नहीं करते बेटा तो आंसर 0.05 होता और ऑप्शन में वो होता। काफ़ी लोग पक्का 0.05 को टिक करके आए होंगे, लेकिन IIT का क्वेश्चन है बेटा, वो लोग दिमाग लगाते हैं। यही चीज़ बस एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई करके मैं बोल रहा हूँ, आयनिक सॉलिड है तो आई लगेगा, ठीक है। ये चीज़ मान के चलो, बाकी टाइम जितने भी देखो नैफ्थलीन, ठीक है, ये सब ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, सुक्रोज ले रहे हैं, भाई कोई डिसोशिएट नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, सो अ सोल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट in 350 ग्राम ऑफ एसीटोन रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन फ्रॉम दिस टू दिस। तो डेल्टा टी आप लोग के पास है 0.3, 7 ग्राम आप लोग का सल्यूट है, 7/2 10, 1/30 वो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 350 इंटू 1000, तो के की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये तो मुंह बोले हो रहे हैं बेटा, सॉल्व दिया हुआ है एंड इट्स बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इस फॉर्मूला से लगाओगे तो आ जाएगी आप लोग की, ठीक है। चलो
इन्होंने पर मोल दिया है तो इसलिए इन्होंने मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये जो आती है वो पर आप लोग की पर ग्राम आती है, लेटेंट हीट पर ग्राम आती है, हमेशा याद रखना ये चीज़। ख़त्म, ठीक है ना। ये तो आप लोग का बच्चों जैसा क्वेश्चन है, अभी अभी हम लोग ने किया। मणिपाल का क्वेश्चन देख लेते हैं यार। देखो इसके अंदर देखो आई नहीं लगा, C2H5OH आई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 17 ग्राम ऑफ दिस इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये चीज़ आप कैलकुलेट करोगे, हो जाएगा, बहुत ही आसान है। वो दिया हुआ है, इसका मास 46 होता है, 17/46 डिवाइडेड बाय 1 kg है, तो 1 ही मान लो, इंटू 1.86, क्वेश्चन सॉल्व्ड, ठीक है। चलो तो देखो ऑप्शन में देखो, अच्छा एक ही आंसर है, ठीक। मुझे लगा ये भी 0.069 दिया हुआ है, 0.69 दिया हुआ है, तो एक प्लस का एक माइनस का, हमें पता है माइनस में होता है क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन फ्रीजिंग होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ यूरिया टू बी डिजोल्व इन दिस 500 cc का मतलब क्या होता है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 500 ml, ठीक है। 500 ml मतलब 500 ग्राम, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो तो ये हो गया तुम्हारा, और ठीक है, डिप्रेशन इज दिस, तो इन अमाउंट ऑफ यूरिया ढूंढना है तो डिवाइडेड बाय एक्स, सो एक्स डिवाइडेड बाय यूरिया दैट इज 60, एक्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1.86 इज इक्वल टू 0.186 होल डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000 या 0.5, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पर बेटा एंड करते हैं। मुझे एक्चुअली ये करवाना था, लेकिन क्या दिक्कत है कि मैं ये लेट हो गया बनाते बनाते, मेरे MBA के कुछ सबमिशंस थे, जिसकी वजह से आज लेक्चर नहीं बना पाया, एज वेल एज क्या बोलते हैं, मेरा मॉक चल रहा था, और साइड बाय साइड दादा को लेकर के जाना है हॉस्पिटल, थोड़ी उनको दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा पूरा मन था आज पूरा ख़त्म करवाने का क्वालिटेटिव, थोड़ा सा डिले हो जाएगा यार, तुम लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और DC का लेक्चर आज रात को थोड़ा लेट आएगा, प्लीज़ उसके साथ कोप अप कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं, जय श्री राम। और लाइव का मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, होपफुली 1-2 दिन के अंदर लाइव जाते हैं एंड मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जय श्री राम।